10. चलिए, दो दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, तो जो भी बाकी रहेगा उनको मैसेज कर दीजिए कि आ जाए वो लोग भी। 14 लोग हैं। हम शुरू करते हैं तब तक। चलिए।
तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं संतोष सर, दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए पेडागोजी ऑफ टीचिंग में आगे का जो भाग है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज क्लासरूम, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या है, उसमें कौन कौन सी चैलेंजेस आती है। चैलेंजेस इन डाइवर्स लैंग्वेज क्लासरूम, तो ऐसी क्लासरूम में बच्चों के लिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, टीचर के लिए कौन कौन सी समस्या आती हैं, विविधता क्या होती है, भाषाई विविधता क्या होती है और उसके लिए क्या क्या भाषाई विविधता का लाभ क्या है, इन सब के बारे में जो है आज हम जानेंगे। इससे पहले हमने चर्चा कर लिया हुआ था कि लैंग्वेज क्या है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है और उसके वो कहाँ कहाँ काम आती है, इन सब के बारे में हमने कल चर्चा कर लिया हुआ था। तो लगभग लगभग जो पेडागोजी का काम खत्म होते चल रहा है। तो आप सभी लोग इस सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से समझिएगा, समझ करके इसको जो है लिखे रहिएगा, नोट करे रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में काम आए और इसके आधार पर जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, ताकि आपके स्कोर जो है वो अच्छे आते रहे। चलिए, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको मैसेज कर दीजिए कि वो लोग भी जुड़ जाए। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी मैसेज कर दीजिए कि वो लोग भी जुड़ जाए। चलिए, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो है वो विविधता होती क्या है। सबसे पहले तो विविधता के बारे में जानेंगे कि विविधता क्या होती है। विविधता मतलब कि डाइवर्सिटी। विविधता मतलब क्या कि डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होती क्या है, सबसे पहले तो वही जानेंगे। विविधता, डाइवर्सिटी मतलब ये क्या है, जहां पे एक से अधिक और अधिक प्रकार के लोग रहते हो, एक से अधिक और अधिक प्रकार के लोग रहते हो, अलग अलग रंग रूप के, वेशभूषा के और अलग अलग जो है बुद्धि आईक्यू के, जहां पे इतने सारे लोग रह रहे हो, तो उन्हीं को कहते हैं क्या, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या, विविधता। विविधता या हम इसी को कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं अनेकता। इसको कह सकते हैं अनेकता यानी विषमता, इसको विषमता भी कह सकते हैं। यानी सम लोग नहीं है यहाँ पे, विषम लोग हैं, विषम प्रकार के लोग एक ही जगह पे विषम प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कहेंगे क्या, विषमता या विविधता। तो ऐसी विविधता, विविधता एक क्या है, अब इसी पे चर्चा करेंगे, थोड़ी विविधता के बारे में जान लेंगे, तब हमको जो है आज का जो मुद्दा है वो समझ में आएगा। जो आज का मुद्दा है भाषाई विविधता को, ऐसी ऐसी एक भाषाई विविधता वाली क्लासरूम जहाँ पे की शिक्षक को समस्याएं आती हैं, और वो कौन कौन सी समस्याएं आती है इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले तो हम विविधता को जानेंगे, विविधता क्या होती है। तो जो विविधता है वो विविधता एक बहुआयामी शब्द है, यानी वो उसमें बहुत सारे शब्द, बहुआयामी, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। विविधता बहुआयामी शब्द है। विविधता बहुआयामी शब्द है, यानी इसमें क्या, बहुआयामी शब्द से क्या मतलब कि इसमें क्या है, एक नहीं, एक आयाम नहीं, इसमें एक आयाम नहीं, इसमें एक आयाम नहीं, आयाम मतलब एस्पेक्ट्स, इसमें एक आयाम नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। यानी एक ही आधार पे हम नहीं कह सकते विविधता, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उन आधार पे हम कहते हैं क्या, विविधता। विविधता में असमानता का जन्म होता है। अगर कहीं विविधता है, विविधताओं से ही विविधताओं से ही असमानता का जन्म होता है। असमानताओं का जन्म होता है। अब तो ये जान लेते हैं कि सबसे पहले कि विविधता विविधता बहुआयामी शब्द है। तो बहुआयामी शब्द है तो कैसे बहुआयामी शब्द हो गया, बहुआयामी शब्द कैसे हो गया, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे जैसे एक क्लासरूम है, कोई एक क्लासरूम है, यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा, यहीं पे आते हैं। तो एक कोई क्लासरूम, हम पहले बहुआयामी की चर्चा कर लेते हैं। बहुआयामी मतलब क्या, कि बहुआयामी मतलब क्या, कि जैसे एक कोई क्लास है, उसमें अलग 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 संज्ञानात्मक क्षमता वाले,
कॉग्निटिव एबिलिटी वाले, अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता वाले लोग, यानी एक नहीं, एक संज्ञानात्मक क्षमता नहीं है, अलग अलग प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमता है। और क्या, अलग 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 प्रकार की शारीरिक क्षमता, अलग अलग प्रकार की शारीरिक क्षमता के लोग, जहां ऐसा ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ऐसी जगह, ऐसा ग्रुप, ऐसा जगह, ऐसी समूह जहां पे कि अलग अलग संज्ञानात्मक के लोग रह रहे हैं और अलग अलग के जो है वो शारीरिक प्रकार के लोग रह रहे हैं। हम वो नहीं बात करते हैं, तो हम एक ऐसी वर्ग की बात कर लेते हैं, क्लासरूम की बात कर लेते हैं। एक क्लासरूम की बात कर लेते हैं। अभी एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में क्या है, इस क्लासरूम में एक ही प्रकार के संज्ञानात्मक वाले बच्चे नहीं है, इस क्लास में अलग अलग प्रकार के संज्ञानात्मक वाले बच्चे हैं। यानी वह कोई ये है, कोई इस कलर का, तो कोई जो है इस कलर का है, तो कोई जो है इस कलर का है। अब इसमें सभी अलग अलग प्रकार के कलर के लोग हैं, सभी अलग अलग प्रकार के कलर के लोग। अब जो कलर है उन कलर को ही हम अलग अलग और बातों में बताएंगे कि वो कलर क्या है, वो कलर क्या हो सकते हैं, तो वो कलर हो सकते हैं क्या, तो वो अलग अलग प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमता के, अलग अलग प्रकार की शारीरिक क्षमता के। और क्या हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के उनकी बौद्धिक क्षमता के रूप में हो सकते हैं, बौद्धिक क्षमता के रूप में हो सकते हैं, दिव्यांगता की क्षमता के रूप में हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की। अब यहाँ पे देखिए, एक ही क्लासरूम में, एक ही क्लासरूम में क्या हो गया, सभी अलग अलग प्रकार के लोग हो गए। अब यही जहां पे दिखने लगा, यही क्या है, इसी को कहेंगे क्या, विविधता, इसी को कहेंगे विविधता। मैंने बताया हुआ था, एक ट्विंस भी, एक जो ट्विन है, ट्विन भी एक जैसा नहीं होता है, ट्विन भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो ऐसे इस प्रकार की क्षमता, जहां पे ऐसी क्लासरूम हो गई, उस क्लासरूम में जितने बच्चे हैं वह सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो ऐसे प्रकार के बच्चों को कहेंगे क्या, डाइवर्स बच्चे, या विविध बच्चे, या अलग अलग प्रकार की अनेक अनेक प्रकार वाले बच्चे, या हेट्रोजिनिटी वाले बच्चे। तो ऐसी क्लास में अलग अलग संज्ञानात्मक प्रकार के बच्चे होते हैं, शारीरिक प्रकार के बच्चे होते हैं, कल्चरल बैकग्राउंड के, यानी सांस्कृतिक, अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड के, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे। और क्या, अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे, अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे, यानी इनका स्वास्थ्य लेवल भी एक जैसा नहीं है, अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य वाले हैं, अलग 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 स्नायु तंत्र वाले, अलग अलग स्नायु तंत्र वाले बच्चे, यानी उनकी स्नायु तंत्र भी नहीं है, कोई जो है उसी में डिसलेक्सिया वाला है, कोई उसी में डिस्कल्कुलिया वाला है, कोई उसी में जो है अच्छा सोचने वाला, कोई उसी में ऑटिज्म है, कोई उसी में सीपी है। तो एक स्नायु तंत्र भी एक जैसी नहीं है, उसमें कोई बहुत ही कुशाग्र है, बहुत ही तीव्र है, तो भी उसमें है। एक जैसा व्यवहार नहीं है, अलग अलग व्यवहार वाले, अलग अलग व्यवहार वाले बच्चों का व्यवहार भी एक जैसा नहीं है, अलग अलग व्यक्तित्व वाले, व्यवहार वाले, अलग अलग व्यक्तित्व वाले। अब इतनी सारी देखिए, अब इतनी सारी डिफरेंशिएशन दिख रही है, एक क्लास में इतनी सारी डिफरेंशिएशन दिख रही है, अलग अलग जो भौगोलिक परिस्थिति वाले, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले, इसी में कोई राजस्थान का है, तो कोई गुजरात का है, तो कोई जो है हरियाणा का है, कोई तमिलनाडु का है। तो एक जैसी परिस्थिति भी नहीं है, भौगोलिक परिस्थिति भी एक जैसी नहीं है, कोई पहाड़ी है, तो कोई मैदानी इलाका का है, तो कोई जो है जल इलाके का है, तो अलग अलग प्रकार की, कोई गर्मी वाले इलाके का है, कोई ठंडी वाले इलाके का है, तो भौगोलिक परिस्थिति भी एक जैसी नहीं है। भाषा, भाषिक परिस्थिति, भाषिक परिस्थिति यही जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, भाषिक परिस्थिति, इसी को जो है हमको जानना है, भाषिक परिस्थिति। चलिए इसके बारे में और भी हम जानेंगे भी। फिर वही जाति, जाति समूह, जाति समूह, ये सब भी क्या करता है, या अलग अलग करता है। वही नागरिकता का स्तर, नागरिकता स्तर, कैसी उसकी नागरिकता है, नागरिकता स्तर। फिर फैमिली, परिवार, उसका परिवार कैसा है, परिवार भी क्या करता है, परिवार, परिवार भी हेट्रोजिनिटी को, या ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। और क्या, नैतिक मूल्य, बच्चे का नैतिक मूल्य या व्यक्ति का नैतिक मूल्य कैसा है, नैतिक मूल्य, ये सभी नैतिक मूल्य, ये सभी क्या है, ये उसके अलग अलग रूप हैं। जेंडर, लिंग, लिंग, वही जो है शिक्षा, शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कोई शिक्षित है या क्या है, शिक्षा, शिक्षा भी जो है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बच्चे का अनुभव यानी व्यक्ति का अनुभव भी जो है वह उसको बनाता है कौशल। बच्चे के पास कैसा कौशल है या व्यक्ति के पास कैसा कौशल है, कौशल। अब इतने सारे मुद्दे जो हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे क्या है, यही सारे मुद्दे कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह इसी रूप में अगर अलग अलग रूपों में दिख रहा है, एक ही क्लास में अलग अलग संज्ञानात्मक वाले बच्चे दिख रहे हैं, एक ही क्लास में अलग अलग शारीरिक बैकग्राउंड वाले बच्चे दिख रहे हैं, एक ही क्लास में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे दिख रहे हैं, एक ही क्लास में अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य वाले बच्चे दिख रहे हैं, स्नायु तंत्र वाले, व्यवहार वाले, व्यक्तित्व वाले, भौगोलिक परिस्थिति वाले, भाषिक परिस्थिति वाले, जाति, समूह, नागरिकता, परिवार, नैतिक मूल्य, लिंग, शिक्षा, इन सभी रूपों में अलग अलग प्रकार के बच्चे दिख रहे हैं इसी में। उसी में उनका पारिवारिक स्तर भी कैसा है, पारिवारिक स्तर, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, ये सब क्या है, बच्चे को विविधता के रूप में पहचाने जाते हैं। वही क्या है, यही बहुआयामी विविधता क्या है, बहुआयामी शब्द है। बहुआयामी मतलब क्या, इतने प्रकार के लोग, इतना आयाम है, इतने आयाम है, इन आयामों से ये घिरे होते हैं, इन आयामों से घिरे होते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्या, बहुआयामी पहलू या बहुआयामी जो है वो विविधता, बहुआयामी विविधता, इस प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं। अब यही जो विविधताएं होती हैं, यही इनको क्या है, असमान बनाती है, देखिए एक हर कोई एक समान नहीं दिख रहा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, अलग अलग प्रकार के लोग दिख रहे हैं, संज्ञान के रूप में भी अलग अलग दिख रहे हैं। किसी का संज्ञान इस तरह से है तो कोई यहाँ पे है, तो कोई यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे, तो कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई बड़ा है, कैसा है, सब लोग क्या है, वो एक समान नहीं दिख रहे हैं, वो उसमें असमानता जन्म ले रही है, असमानता क्या हो रही है, जन्म ले रही है। तो जहां पे असमानता जन्म ले, जहां पे बहुत सारे रंग रूप वेशभूषा के लोग हों, तो वो सारे लोग क्या है, वह सारे लोग कहलाते हैं क्या, डाइवर्सिटी के लोग या विविधता के लोग, वह सारे लोग विविधता के लोग कहलाते हैं। चलिए यहां तक हो गया, तो विविध लोगों को हमने जान लिया। अब और क्या है, विविधता के बारे में जान लिया हमने, अब आगे जानते हैं यह, बट विविधता के बारे में तो होता है यह सारे लोग असमान होते हैं। हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान किस पर फोकस करता है, हमारा संविधान यूनिटी में मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाई देता है, अनेकता में एकता की बात करता है, अनेकता में एकता की बात, हमारी जो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है कि अनेकता में एकता लाने की बात करता है। यानी समान, सभी को समान रूप से देखना है। अब सभी को समान रूप से देखना है तो कितना चैलेंज हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए, एक किसी शिक्षक के लिए। अब सारे लोगों को समान देखना है, समान कैसे देखेंगे भाई, अब कोई एक इतना बड़ा है, कोई एक इतना बड़ा है, और मतलब कोई एक यहाँ से, कोई एक इतना ही बड़ा है और कोई इतना बड़ा है, अब इन दोनों को समान कैसे दिखा देंगे भाई, कैसे समान दिखा देंगे, कौन सा रूप होगा समान दिखाने के लिए, नहीं है, हो सकता है समान हो सकता है, इसकी कोई क्षमता अलग है और इसकी कोई क्षमता अलग है, इन दोनों की क्षमताओं को हम एक जैसा कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, चल भाई यहाँ तक तू नहीं देख पा रहा है, तो चल हम तुझे यहाँ तक तो एक ये लगा देते हैं, कुछ तेरे लिए जगह लगा देते हैं और यहाँ खड़ा कर देते, तू यहाँ पे आ जा, इसके समान तू भी हो जा। यहाँ पे हम बुद्धि लगा करके इसको भी उतना ही, यहाँ पे हम जैसे होते हैं खड़ा होने के लिए, तो खड़ा होने के लिए नहीं मिल रहा, तो हम स्टूल लगा दिए, तो पूरा पहुंच गए। तो ऐसे ही यहाँ पे स्टूल लगा दी, एक वस्तु दे दिए, तो चलो भाई ये भी हो गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, ऐसे बहुत सारे तकनीकी हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, जहाँ पे कि हम बच्चों को जहाँ पे अनेकता है उस अनेकता में एकता की बात को ला सकते हैं। एकता की बात को लाने के लिए हमें उस प्रकार की तकनीकी अपनाना पड़ेगा, उस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। एक टीचर होने के नाते सारे बच्चों की सबसे पहले तो उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको जानना पड़ेगा। बच्चे की जो डाइवर्सिटी, सबसे पहले डाइवर्सिटी को जानना पड़ेगा। उस डाइवर्सिटी को समझ करके जो हमारा संविधान कहता है कि अनेकता में एकता लेके आना है, तो हम एकता ला सकते हैं। हमारा जो संविधान है वह समानता पर बल देता है, उस समानता को हम ला सकते हैं। इसके बाद भी, अब समानता लाने के बाद भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं और देखने को मिल जाती है। मतलब इतना लाने के बाद भी अगर लोग अलग अलग सोचने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करने लगते हैं, तो फिर भी हम जो है हमारी क्लास में हम कुछ न कुछ ये कर सकते हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति भी बहुभाषी होते हैं। जैसे अब बात करें कि एक से अधिक कोई भाषा अगर बोलता है यहाँ पे, अब जो है विविधता कहाँ पे होगी, दो से अधिक भाषा, मैंने यहाँ पे कहा हुआ था, भाषाएं भी अगर अधिक भाषाएं, एक से अधिक भाषाएं अगर कोई बोलने वाला है, तो भी वह क्या होगा, वह विविधता का रूप कहलाएगा। यानी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करने वाला है कोई,
एक से अधिक जो है पारिवारिक समूह में रहने वाला है बच्चा व्यक्ति, या वह भौगोलिक परिस्थितियों में अलग भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाला बच्चा, अलग जो है वह अनुभव से बिलोंग करता हो, अलग उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो, तो ये सब जो है उसको डाइवर्सिटी के रूप में जो है उसको प्रभावित करती है। और ये डाइवर्सिटी ही आकर के क्लासरूम में जब आती है वहां पे एक शिक्षक के लिए क्या बन जाती है, वो एक चैलेंज का, एक चुनौती का रूप बन जाती है। चलिए यहाँ तक तो हमने जाना, अब हम आगे कुछ और जानते हैं। अब यही जो विविधता है, यही विविधता विकास में बाधा बन जाती है। जो विविधता है, ये विविधता क्या बन जाती है, ये विविधता विकास में बाधा बन जाती है। कैसे बन जाती है? अगर शिक्षक को पता नहीं चला तो शिक्षक क्या करेगा, ये कितने सारे बच्चे हैं, ये एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग प्रकार के बच्चे, कैसे पढ़ाऊं, समझ में नहीं आता है, ये सब जो है बिल्कुल मेरे से तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये कितना अलग अलग प्रकार की डिमांड करते हैं। एस्पेक्ट्स वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ सही बात है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें से देखेंगे। अब इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम आपको बता दें, किसी ने कहा एस्पेक्ट्स वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन समझा देते हैं। सही बात है। देखिए ये है क्या, एस्पेक्ट, और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स क्या है, एस्पेक्ट्स बहुत बड़ा भाग है, एस्पेक्ट्स को कहेंगे बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग में क्या कहेंगे, जैसे ये संज्ञानात्मक क्षमता, तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एबिलिटी। अब ये कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, ये क्या हुआ, कॉग्निटिव एबिलिटी हुआ इसका एस्पेक्ट्स, यानी जो हमने कहा हुआ था कि अलग अलग एस्पेक्ट्स से लोग बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स का मतलब क्या, ये कॉग्निटिव एबिलिटी हो गई, यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी हो गई, यहाँ पे जो है कल्चरल एबिलिटी हो गई, ये इसका हुआ क्या, ये हुआ इसका एस्पेक्ट्स। अब वही हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में बताएंगे कॉग्निटिव में क्या, लो कॉग्निटिव, एवरेज कॉग्निटिव, हाई कॉग्निटिव, डल कॉग्निटिव, गिफ्टेड कॉग्निटिव। अब ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये अब कॉग्निटिव को हमने इतने इतने रूपों में हमने डिफाइन कर दिया, अब हमने इतने रूपों में डिफाइन कर दिया, उसी में उसमें भी हम विजुअल, स्पेशियल, काइनेस्थेटिक, हम उसमें भी लेकर के आ रहे हैं। अब ये क्या हो गई, उसकी काइनेस्थेटिक हो गई। एबिलिटी तो है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, बट कैसी है, वो लो कॉग्निटिव एबिलिटी है, एवरेज कॉग्निटिव एबिलिटी है, हाई हाई जो उसकी एबिलिटी है, डल एबिलिटी है, गिफ्टेड एबिलिटी है, वो विजुअल एबिलिटी है, वो काइनेस्थेटिक एबिलिटी है, ऑडिटरी एबिलिटी है। अब हमने क्या किया, अलग अलग रूपों में इसको डिवाइड कर दिया, तो यही इसकी क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। यह पूरा तो एक पूरा क्या है, इसका पहलू है, ये एक पूरा पहलू है। इस पहलू के आधार पे उसके जो अलग अलग भाग निकले, वो अलग अलग भाग क्या कहलाएंगे, वो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो है यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न हमसे पूछा था कि एस्पेक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है, ये भी बता दीजिए। तो ऐसे अब समझिए कि एक ही में एक कोई एस्पेक्ट्स में कितने प्रकार के लोग निकल रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो लोग ये निकल रहे हैं, ये क्या होती है, वो जाकर के डाइवर्सिटी का रूप ले लेती है। एक ही वर्ग के लोग भी अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी के रूप ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको बताऊं, कि एस्पेक्ट्स क्या हो सकता है, तो एस्पेक्ट जैसे हमारे हमारे डेफ बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं, अब डेफ बच्चों क्या हो गया, डेफ हमारा एक एस्पेक्ट्स हो गया, डेफ जो है हमारा, यहाँ पे डेफ डेफ हमारा एक एस्पेक्ट्स हो गया, मतलब बच्चे क्या है, बधिर हैं, बच्चे बधिर हैं, बधिर हमारा क्या हो गया, एक एस्पेक्ट्स हो गया। अब बधिर की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, तो बधिर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, तो बधिरता की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। अब देखिए ये सब ये विविधता बताएगा, क्या विविधता बताएगा, कि कोई जो है इसी में नॉर्मल है, कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई मॉडरेटली सीवियर है, कोई सीवियर है, कोई प्रोफाउंड है, हाँ कोई अलग अलग, कोई स्पीच वाला है, किसी के पास स्पीच है, किसी के पास विदाउट स्पीच है, कोई साइन लैंग्वेज है, किसी के पास साइन है, अलग अलग। देखिए एक डेफ में ही अलग अलग प्रकार के हमको कैरेक्टरिस्टिक मिल गई। तो ये क्या है, ये सारे एक ही क्लास में, अपने यहाँ बच्चे देखिए, अपने स्कूल में क्या एक जैसे बच्चे होते हैं, सारा एक ही है, एस्पेक्ट्स एक ही, हमारे एक ही बच्चे पढ़ते हैं, डेफ बच्चे ही पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में डेफ बच्चे ही पढ़ते हैं, बट क्या एक जैसे होते हैं, हर क्लास में एक ही बच्चे होते हैं, डेफ बच्चों में भी एक ही है, नहीं नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे भी अलग अलग माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई मॉडरेटली सीवियर है, कोई सीवियर है, कोई प्रोफाउंड है, कोई उसी में यूनिलेटरल है, कोई बाइलेटरल है, कोई उसी में यूनिलेटरल है, कोई बाइलेटरल है, कोई सूडो न्यूरल हियरिंग यूज करता है, कोई बाइन्यूरल हियरिंग यूज करता है। तो अब उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो अलग अलग प्रकार के बच्चे यही क्या होते हैं, डाइवर्सिटी का रूप ले लेते हैं, यही डाइवर्सिटी का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, हमारे मार्ग में, हमारे सिखाने के मार्ग में बाधा बनते हैं।
ये डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जब हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो यही विविधता जो है हमारी क्लास में क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है। विविधता पढ़ाते लिखाते समय बाधा बन जाती है। क्या बन जाती है, यही विविधता। यही विविधता जो है अगर शिक्षक इसको टैकल नहीं कर पाता तो इसके लिए क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है। वो सोचता है अब इसको कैसे पढ़ाएं, इसको तो समझ में आ गया, अब इसको कैसे बताएं, तो ये जो है उसके बीच में बाधा आ जाती है। विविधता व्यक्तियों के समान अवसरों में रुकावट पैदा करती है। यानी क्या है, यही विविधता, यही विविधता, ये जो विविधता है व्यक्तियों के समान अवसरों में रुकावट पैदा करती है। व्यक्तियों के समान अवसरों में रुकावट पैदा करती है। कैसे रुकावट पैदा करती है, अब कैसे रुकावट पैदा करती चली आइए, ये जानते हैं रुकावटें कैसे पैदा करने लगती है। तो रुकावट कैसे पैदा करती है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 बच्चे हैं, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, इसको ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। ये जो है ये अलग बच्चा है, ये अलग बच्चा है, ये अलग बच्चा है, ये अलग बच्चा है, ये अलग बच्चा है। सारे बच्चों तो एक जैसे ही है, सारे बच्चे एक जैसे ही है, बट हम इसी में कह रहे हैं कि ये जो है ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, एवरेज है, ये एवरेज है। ये जो है बिल्कुल गिफ्टेड है, ये जो है ये सुन नहीं सकता, डेफ है, ये ब्लाइंड है, और ये जो है आईडी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। अब बताइए, अब एक ही क्लास में अगर इतने सारे बच्चे आ गए, अब इतने सारे बच्चे आ गए, पढ़ाना सबको है, ये कह रहा है कि हम बच्चा है ना, हम बच्चा है ना, हमको पढ़ाओ। ये कह रहा बच्चा कि हम बच्चे हैं ना, हमको पढ़ाओ, हमारा तो अधिकार है लेने का, हमारा अधिकार है, हमको जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है हमको पढ़ाना है, हमको पढ़ाओ, हमारे ज्ञान को बढ़ाओ टीचर के रूप में, आप बढ़ाओ हमको। अब ये कैसे बढ़ाएगा, अब कैसे बढ़ाएगा कि एक जैसा डिलीवर, इसको भी इच्छा है कि इसको भी इस बच्चे को भी चाहिए कि 100% रिजल्ट, इसको भी 100% रिजल्ट चाहिए, इसको भी 100% रिजल्ट चाहिए, इसको भी 100% रिजल्ट चाहिए, और इसको भी 100% रिजल्ट चाहिए। अब सभी को 100% रिजल्ट चाहिए। अब शिक्षक कैसे करेगा, कैसे एक ही क्लास में एक ही तरह के इंस्ट्रक्शंस से कैसे सभी को पढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये यही क्या करती है, यही जो विविधता है, एक जैसे बच्चे नहीं है, यही विविधता क्या करती है, समान अवसर देने में भी जो 100% देना है, इसमें भी क्या करती है, वह रुकावट पैदा करती है। वह भी बच्चे, वह टीचर चाह करके भी वह कितना एफर्ट लगा दे, कितना एफर्ट लगा दे, उस एफर्ट लगाने के बावजूद भी टीचर जो है वह बता नहीं पाता, दे नहीं पाता है। टीचर दे नहीं पाता है, क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ बच्चों का लेवल अलग है। बच्चा जो है एवरेज है, यहाँ बच्चा गिफ्टेड है। हम अगर गिफ्टेड बच्चे के साथ पढ़ाने जाएंगे, अगर हम गिफ्टेड बच्चे के साथ पढ़ाने जाएंगे, ये डेफ को, ब्लाइंड को, आईडी को, इसको तो समझ में नहीं आएगा, इसको समझ में नहीं आएगा। हम डेफ बच्चे के साथ पढ़ाने जाएंगे, डेफ बच्चे को कहेंगे कि चलो बोल बोल के पढ़ा, मतलब दिखा के पढ़ाते सब। अब दिखा के पढ़ाएंगे तो ब्लाइंड वाले बच्चे को दिखा के पढ़ाएंगे, दिखेगा ही नहीं। ब्लाइंड वाले बच्चे को दिखाएंगे उसको, अब बच्चा डेफ बच्चा तो सुन नहीं पाता है, अब सुन नहीं पाता, इसको हमको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तो ब्लाइंड बच्चे को नहीं दिखेगा। अब ब्लाइंड बच्चे को दिखेगा, जो दिखाएंगे आईडी बच्चे को समझ में नहीं आएगा, आईडी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अब गिफ्टेड बच्चे को और आईडी बच्चे के बीच में, दोनों बच्चे एक ही क्लास में है, अब ये बच्चा अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, इसका गिफ्टेड वाले बच्चे का जो है बिल्कुल 95% का स्कोर है, 95% का स्कोर है। अब जो है ये आईडी वाला बच्चा जो है यहाँ पे 2% का इसको स्कोर है। अब बताओ कहाँ 2%, कहाँ 95%, कहाँ 95% है, कहाँ 2%। आईडी जो है 2% पे अचीव कर रहा है, और जो ये गिफ्टेड है ये 95 पे अचीव कर रहा है। चलो हम कह रहे हैं 2 पे नहीं 25 पे कर रहा है, हम कह रहे हैं 2 पे नहीं 25 पे कर रहा है, 25% स्कोर कर रहा है। अब ये 25% स्कोर कर रहा है, 95 पे स्कोर कर रहा है। अब दोनों में अंतर कितना, इतना का अंतर है। अब इतना का अंतर है तो कैसे बताएगा। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि यह विविधता क्या है, उसके समान अवसरों में रुकावट पैदा करती है। टीचर को यही जो है समस्या आने लगती है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता है। यानी अब ये हो जाने पर क्या होता है, ये हो जाने पर सर्वांगीण विकास नहीं होता है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यही जो अलग अलग समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, उसी वजह से क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो ये है क्या, डाइवर्सिटी, सर्वांगीण विकास उसका नहीं हो पाता है। जब सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है,
ये सर्वांगीण विकास ना होने का कारण क्या है कि यही अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी, शिक्षक चाहता है कि 100% सबको दे दे, बट बावजूद इसके जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। कोई देख करके तो कर पाता है, कोई सुन करके कर पाता है, कोई जो है कुछ अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है, तो कोई तो बहुत आगे पहुंच जाएगा, कोई पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है अगर यहाँ पे टीचर अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाए नहीं। अगर टीचर स्ट्रेटेजी नहीं अपनाए तो क्या होगा, वह जो इन बच्चों को समान नहीं कर पाएगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए टीचर को करना क्या पड़ेगा, ये इस बच्चे की पूरी पूरी कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी बच्चे को, टीचर को। ये एवरेज बच्चा कैसा होता है इसको समझना पड़ेगा, गिफ्टेड बच्चा कैसा होता है इसको समझना पड़ेगा, डेफ बच्चा कैसा होता है इसको समझना पड़ेगा टीचर को, ब्लाइंड बच्चा कैसा होता है। इन सारे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनके हाव भाव को, इनके सीखने की क्षमता को, इनके सीखने के लेवल को, इनके सीखने के प्रकार को सब जानना पड़ेगा। जब टीचर जान लेगा तो वैसे ही इनके लिए बताने लगेगा, करने लगेगा, तो क्या होगा, सारे बच्चे लगभग अगर 100% नहीं पाते हैं तो लगभग एक स्तर तक तो पहुंच जाएंगे सारे बच्चे, जहां से कि सारे बच्चों का फायदा हो जाए। तो ऐसे जो है हम डाइवर्सिटी को हम जो है एक अच्छा क्लासरूम बना सकते हैं। एक उसको जो चैलेंज हमको दिख रहा है उस चैलेंज को भी हम एक अच्छा स्वीकार कर सकते हैं, एक अच्छे रूप में ले सकते हैं। कैसे लेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी में जो है एक जो है एक परिभाषा ले लेते हैं, एक परिभाषा ले लेते हैं गर्सेल के अनुसार। गर्सेल जी कहते हैं, इसी डाइवर्सिटी को लेकर के गर्सेल जी कहते हैं, गर्सेल के अनुसार, गर्सेल क्या कहते हैं डाइवर्सिटी के बारे में, गर्सेल जी क्या कहते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। कहते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, विविधता का अर्थ, विविधता का अर्थ, विविधता का अर्थ क्या, विविधता का अर्थ कहते हैं कि योग्यता, जाति, लिंग, योग्यता, जाति, लिंग, प्रजाति, भाषा, चिंता, प्रजाति, भाषा, चिंता, प्रजाति, भाषा, चिंता, स्वर, सामाजिक, स्वर, सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, दिव्यांगता, दिव्यांगता या धर्म, या धर्म से संबंधित है। यानी किससे संबंधित है, यह जो गर्सेल जी कहते हैं विविधता किससे संबंधित है। विविधता का अर्थ क्या है कि विविधता का अर्थ कहते हैं कि योग्यता, जाति, लिंग, प्रजाति, भाषा, चिंता, स्वर, सामाजिक आर्थिक स्तर, दिव्यांगता या धर्म, इन सभी से संबंधित करती है। यानी वह सभी एक जैसे नहीं है, वह सब एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है किस रूप में, योग्यता के रूप में, एक जैसे नहीं है किस रूप में, जाति के रूप में, एक जैसे नहीं है किस रूप में, लिंग के रूप में, एक जैसे नहीं है क्यों किस रूप में, प्रजाति के रूप में, एक जैसे नहीं है भाषा के रूप में, चिंता के रूप में, स्वर के रूप में, यानी बोली भी एक जैसी नहीं है, सामाजिक आर्थिक स्तर के रूप में भी नहीं है, दिव्यांगता के रूप में, धर्म के रूप में भी एक जैसे नहीं है। तो नहीं है तो यही क्या है, वह डाइवर्सिटी का रूप ले लेती है। इसी डाइवर्सिटी के रूप में, इसी डाइवर्सिटी के रूप में एक बहुत बढ़िया कविता है, एक बहुत बढ़िया कविता है, वो लिरिक्स भी है, गीत भी है, वो लिरिक्स गीत भी है। वह गीत क्या है, वह गीत है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, विनय चंद मोदगल ने बताया है, विनय चंद मोदगल ने दिया हुआ है वो गीत, विनय चंद मोदगल, विनय चंद मोदगल ने दिया हुआ क्या दिया हुआ है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, क्या, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। यानी क्या कि हिंद देश के निवासी, जो हमारे भारत देश के निवासी हैं, सभी लोग क्या हैं, सभी लोग एक हैं, सभी जन एक हैं, या वो हमारी अनेकता है, अनेकता है, अनेकता में भी क्या है, एकता है, अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता कैसे है, अनेकता में अनेकता कैसी है, तो रंग रूप वेशभूषा, वेशभूषा ये अनेक है, सभी ये अनेक है फिर भी क्या है, फिर भी एक है। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। यानी हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। ये रंग रूप वेशभूषा, ये विविधता, योग्यता, ये सारे अनेक होने के बावजूद भी हिंद देश के निवासी क्या है, वह एक हैं, एक है। तो इस बात को बताने का काम किसने दिया था, वो ये गीत किसने दिया, तो विनय चंद मुदगल ने दिया। ये कहते हैं कि इसमें भी इन सभी को देखते हुए भी, इन सभी को देखते हुए भी जितनी भी डाइवर्सिटी है
उस डाइवर्सिटी को देखते हुए भी हमें क्या मानना है, हमें एक मानना है, हमें उसको एक समझना है, एकता समझनी है। अब एकता को समझेंगे कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है कि वो हम एकता को समझेंगे कैसे। उस एकता को कैसे समझेंगे, चलिए हम आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और विस्तार में कर लेते हैं कि विविधता और क्या है। विविधता और क्या है, थोड़ा सा और हम विस्तार कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि वो है क्या, उसको कैसे लेके आएंगे, कैसे जो है हम उस ये जो विविधता है उस विविधता को एकता बनाएंगे कैसे। तो विनय चंद मोदगल जी का हमने समझ लिया। अब विनय चंद मोदगल जी का समझने के बाद जो विविधता है उस विविधता को समझ लेते हैं, विविधता कहाँ कहाँ अलग अलग दिखाई पड़ती है। हालांकि मैंने बहुत सारा कुछ तो बता दिया, विविधता को और भी विविधता देख लेते हैं। विविधता को हम देख सकते हैं कैसे, विविधता को हम देख सकते हैं कैसे, तो देख सकते हैं कैसे, तो देख सकते हैं प्राकृतिक विविधता, प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में देखते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई जो है वो पहाड़ी इलाके वाला कैसा होता है, जो कहीं कोई और अलग होता है, कोई कोई और अलग होता है, तो कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, सभी क्या है प्राकृतिक रूप में भी अलग अलग होते हैं, बनावट के रूप में भी अलग अलग होते हैं, यानी उनकी शारीरिक जो क्षमता है वो भी अलग होती है, वहां पर जो हवा है, वहां का जो तापमान है, वहां का जो सूर्य है वह अलग होता है। इस रूप में भी क्या आती है, विविधता हमको देखने को मिलती है। वही राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है, यानी सभी राष्ट्र, सभी क्या सभी जैसे एक ही जगह, सभी की जो नियमावली, सभी की पद्धति, सभी की फिलोसफी एक ही है, सभी की फिलोसफी एक ही है, बीजेपी की फिलोसफी एक ही है, कांग्रेस की फिलोसफी एक ही है, तृणमूल कांग्रेस की फिलोसफी एक ही है, आपकी फिलोसफी एक ही है। वही जो है राज ठाकरे की जो उनकी राज ठाकरे की जो मनसे सरकार वो एक ही है, नहीं, सबकी फिलोसफी अपनी अपनी अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो उसके बावजूद भी भारत के सारे लोग को एक मिला करके चलते हैं। सबकी फिलोसफी, प्राकृतिक क्षमता, जो राजनीतिक है वो राजनीतिक वैल्यू भी अलग अलग है। राजनीतिक राजनीतिक आधार पर भी क्या है, वो अलग है, फिर भी क्या है, वह एक होकर के चलने की कोशिश करते हैं, इसमें भी डाइवर्सिटी है। वहीं सामाजिक विविधता, सामाजिक रूप में भी एक जैसे नहीं होते हैं, सामाजिक रूप में भी एक जैसे नहीं होते, तो और किसमें नहीं होते हैं, और होते हैं सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। तो और क्या देखने को मिलती है, और देखने को मिलती है लैंगिक विविधता भी देखने को मिलती है, जो सब हमने यहाँ पे चर्चा कर ली गया, लैंगिक विविधता देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है, तो लैंगिक विविधता देखने के बाद जो है धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है, धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है, और देखने को मिलती है जो है वह भाषाई विविधता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, भाषाई विविधता देखने को मिलती है, जो कि हमको अभी वही जानना है, भाषाई विविधता। तो भाषाई विविधता को ही हमको जानना है, भाषाई विविधता होती क्या है। अब अलग अलग प्रकार के, एक ही क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, वो किसी के पास भाषा है, किसी के पास भाषा नहीं है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई बिल्कुल गांव वाला बोलता है, कोई उसकी बोली एसेंट सभी अलग अलग हैं। उस अलग अलग होने के बावजूद भी हम कैसे पढ़ाएंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सीखेंगे, तो वो जो विविधता है उस विविधता को हम कैसे समझेंगे। किसी के पास एक जैसी भाषा, किसी के पास एक जैसी भाषा नहीं है, उस भाषा को हम कैसे समझेंगे। तो वही जो है जहाँ पे एक नहीं कोई बच्चा एक नहीं अलग अलग प्रकार की भाषाएं जानता हो, या कोई बच्चा एक ही भाषा जानता हो वो भी ढंग की नहीं जानता हो, कोई बच्चा भाषा के बारे में जो उसकी मदर टंग है वो मदर टंग भी बिल्कुल जो है वो गाँव वाली है, तो उस हिसाब को जानता है, यानी बोली है उसके बाद भाषा भी नहीं है बोली है, तो कैसे हम उसको सिखाएंगे। ये सबको सिखाने के लिए जो हम एक तरीका जो है वो जो अपनाते हैं, वो तरीका जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाषाई विविधता क्या है। अभी तक तुमने आपको विविधता के बारे में बताया, ये सब विविधता थी, विविधताएं अलग अलग थी। अब उसमें से हम एक भाषाई विविधता को ले लेते हैं। जो इतनी प्रकार की विविधता मैंने आपको बताई, उस विविधता में से मैं आपको भाषाई विविधता के बारे में चर्चा करता हूँ। भाषाई, जो कि हमको जानना है, भाषाई विविधता, भाषाई विविधता के बारे में हमको जानना है। हमको ये भी जानना है कि इनको हम टैकल कैसे करेंगे, वो रणनीति क्या है, वह रणनीति क्या है कि इतना सारा लोगों के होने के बावजूद भी हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो वो हम जानेंगे, वो जानेंगे। सबसे पहले तो हम इसको जब समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं भाषाई विविधता क्या है। तो भाषाई विविधता सबसे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा एक, मैंने कल बता दिया होता, अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, यानी भाषा के जरिए हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, तो अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भारत में क्या है, भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारी भाषाएं हैं, एक राष्ट्र में एक भाषा नहीं चलती, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, और उन बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी बोलियां हैं। वो बोलियां में भी हम गुजरात में है तो गुजरात में भी अलग अलग प्रकार की बोली बोली जाती है,
यहाँ पे भी एक जैसी नहीं है। गुजरात में गुजराती है, बट गुजराती के लिए अक्स की अलग जो है वह वही सौराष्ट्र की अलग जो है, वही वो अपना अहमदाबाद का अलग, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार की जो बोली वहां पे उसी गुजराती की बोली अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे ही यह क्या है, बहुभाषी राष्ट्र है। तो हिंदी है, अंग्रेजी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु, अलग अलग प्रकार की भाषा है। यहाँ लगभग भारत एक बहुभाषी राष्ट्र तो है, बट कितनी भाषाएं हैं यहाँ पे? लगभग 1700 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग कितनी? लगभग 1700 भाषाएं बोली जाती हैं। अब वो 1700 भाषाएं क्या मिला करके, बोली को मिला करके, एसेंस को मिला करके 1700 भाषाएं ये बोली जाती हैं। अब ये 1700 भाषाएं बोली जाती हैं, जो ये 1700 भाषाएं निकली कहाँ है? ये 1700 भाषाएं निकली कहाँ से? जो 5 परिवारों से निकली है। 5 परिवारों से निकली है। ये जो 1700 भाषाएं हैं वह 5 परिवारों से निकली हुई है। वो 5 परिवार कौन सी हैं? वो 5 परिवार की चर्चा कर लेते हैं। वो 5 परिवार कौन कौन से हैं? तो 5 परिवार में पहला परिवार जो है, पहला वाला जो परिवार है, उस पहले वाले परिवार को कहते हैं हिंद आर्य भाषा परिवार। क्या उसको कहते हैं? हिंद आर्य भाषा परिवार। पहला वाला जो परिवार है, यानी ये जो अभी हम कह रहे हैं कि भारत क्या है? बहुराष्ट्रीय भाषा, बहुभाषी राष्ट्र है। यहाँ पे लगभग 1700 भाषाएं बोली जाती है। अभी 1700 भाषाएं आई कहां से है? आई है मात्र 5 परिवारों से आई है। 5 जो है वो फैमिली थी, उसी में से निकल के आई है। तो 5 परिवार कौन कौन से थे? तो पहला है हिंद आर्य भाषा परिवार। दूसरा जो है, दूसरा कौन है? तो द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा परिवार कौन सा है? तो तीसरे परिवार की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा परिवार जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। अब जो चौथा वाला परिवार है वो कौन सा है? चौथा वाला परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। जो उधर के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के साइड के लोग हैं, उनकी भाषा जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। जो उत्तर भारतीय वह हिंद आर्य भाषा परिवार यूज करते हैं, जो उत्तर के लोग हैं। अब वही पांचवा कौन सा है? पांचवा है अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार। अंडमानी भाषा परिवार। ऐसे ये 5 परिवारों से, इन 5 परिवारों से जो है ये 1700 भाषाओं का जन्म हुआ। 5 परिवारों से 17 भाषाओं का जन्म, 1700 भाषाओं का जन्म हुआ। अब इस 1700 भाषाओं में से हम यूज कितना करते हैं? 1700 भाषाएं हैं, बट 1700 भाषाओं में से हम यूज कितना करते हैं? तो हम यूज करते हैं मात्र, जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं कितना? मात्र और मात्र 47 भाषाओं का। 47 भाषाओं को, 47 भाषाएं ही, 47 भाषाएं ही पठन पाठन में प्रयोग की जाती हैं। पठन पाठन में प्रयोग की जाती है 47 भाषाएं। 47 भाषाएं जो है वो पठन पाठन में प्रयोग की जाती है। अब उन 47 भाषाओं में से भी हमारा जो भारत है कितने लोगों को मान्यता दिया हुआ है? कितनी भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है? उनमें से मात्र 22 भाषाओं को, मात्र 22 भाषाओं को भारत सरकार द्वारा, भारत के संविधान द्वारा मान्यता मिली हुई है कि आप एक अप्रूव्ड, आप एक मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में काम कर सकते हैं। मान्यता मिली हुई है। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जो कि अब समझिए कि एक ही देश में 1700 भाषाएं बोली जाती हैं। एक ही देश में पढ़ने पढ़ाने का तरीका जो है 47 भाषाओं में होता है। अब 47 भाषाओं में होता है, वहां पे 22 भाषाएं मान्यता है। अगर एक ही क्लास में आ जाए तो टीचर क्या करेगा? कैसे पढ़ाएगा? वो हिंदी सीखेगी, अंग्रेजी सीखेगी, गुजराती सीखेगी, मराठी सीखेगी, तमिल सीखेगी, तेलुगु सीखे, ये क्या सीखे? बट उसको सीखना पड़ेगा। एक से अधिक भाषाएं उसको सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के अपने बच्चों को क्या करेगा? वो अच्छी तरह से समझा पाएगा। वही तो उसके लिए चैलेंज है, और वही तो उसके लिए बात है कि वो कैसे करेगा। चलिए वो जानेंगे कैसे करेगा, उसकी बाद में तो हम करेंगे, उसकी बाद में करेंगे। चलिए यहाँ तक अगर हो गया तो हम आगे चलते हैं। जो हमने बात करी कि भाषाई विविधता जो है, अलग अलग प्रकार की भाषाई विविधता है, इसके बारे में मैंने थोड़े से फैक्ट आपको बताए। अभी आपने जान लिया हो तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा और बात करते हैं। यहाँ पे इनके अलावा कुछ बोलियां भी प्रचलित है।
कुछ बोलियां भी प्रचलित है जो एक क्षेत्र में एक नहीं, अलग अलग अपने एक विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है। चलिए, अभी जो 1700 भाषाएं हैं, 1700 है, उसी में से कुछ बोलियां भी हैं। वो बोलियां जो है एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, बस वही। तो जैसे कोई आ गया पहाड़ी इलाका तो पहाड़ी बोली हो गई, कोई जो भोजपुरी बोली हो गई, तो कोई जो है वो अलग अलग ब्रज ब्रज भाषा हो गई, ब्रज बोली हो गई, अवधी हो गई। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की बोलियां भी, अलग अलग प्रकार की बोलियां एक किसी विशिष्ट समूह में बोली जाती हैं। तो इन भाषाओं के अलावा, जो भाषाएं हमने बताया, इनके अलावा अनेक बोलियां भी प्रचलित हैं। भाषाओं के अलावा अनेक बोलियां भी प्रचलित हैं, बोलियां भी प्रचलित हैं। जैसे मैंने बताया कि आप गुजरात में ही हैं, तो गुजरात में क्या है, गुजरात में भी गुजरात के अन्य, गुजराती एक भाषा है। अब गुजराती भाषा को लेकर के बहुत सारी बोलियां बोली जाती है उसमें। सौराष्ट्र की बोली अलग है, तो जो है वो मध्य गुजरात की बोली अलग है, तो कच्छी अलग है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी वहां पे बोली भी यूज करी जाती है। अब वही इसी पे जो है, इसी पे ध्रुव साहू ने कहा, इसी पर ध्रुव साहू ने कहा, ध्रुव साहू ने कहा, क्या कहा? ध्रुव साहू जी ने कहा कि 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी बदले, और क्या, 8 कोस पर वाणी, 8 कोस पर वाणी, 4 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी, 20 कोस पर पगड़ी बदले, 20 कोस पर पगड़ी बदले। तो 20 कोस पर पगड़ी बदले तो 30 कोस पर छानी, तो 30 कोस पर छानी। अब यहाँ पे यही विविधता है, यहाँ पे यही जो है क्या है, विविधता है। यही विविधता है कि हम 4 कोस चले गए, तो 4 कोस अगर गए तो वहां पे देखा पानी बदल गया। अब पानी बदल गया 4 कोस के बाद, जब 8 कोस पर आगे गए तो देखा वहां की वाणी भी बदल गई। यानी अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से 4 कोस पर जाएंगे तो पानी बदल जाएगा, फिर 8 कोस पर जाएंगे तो वहां से भाषा बदल जाएगी। अब यहाँ गुजराती, तब तो मराठी आ जाएगी, मराठी आ जाएगी तो फिर तमिल आ जाएगी, फिर तेलुगु आ जाएगी, फिर हिंदी आ जाएगी, फिर बंगला आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ऐसे जो है 8-8 कोस पर वाणी बदलती है, 8-8 कोस पर वाणी बदलने लगती है। उसमें एसएन भी बदलने लगता है। वाणी में क्या कह सकते हैं, वाणी में कह सकते हैं एसएन। एसएन का मतलब क्या सकते हैं, वही बोली, जो अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, वो अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, वो बोली बदल गई, यानी बोली भी बदल गई। यही बोली जो है अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, 8-8 कोस पे बोलियां बदलने लगती हैं। वहीं एक ही जगह पे बोली बदल गई, वही बोली जा रही, भोजपुरी बोली जा रही, बोली बदल गई, वही गुजराती बोली जा रही, बोली बदल गई। तो बोली जो है 8 कोस पर बदल जाती है। वही कहा जा रहा है जैसे, और क्या, 20 कोस पर पगड़ी बदले। जो पगड़ी है, जो लोगों का पहनने का तरीका है, जो पहनावा ओढ़ावा है, वो पहनावा ओढ़ावा भी क्या है, वो बदल रहा है। तो 30 कोस पर छानी, लोगों का जो घर का बनावट है, छानी मतलब क्या, छप्पर, छप्पर, वो छप्पर जो घर लोग बनाते हैं, तो घर बनाने का जो छप्पर बनाने का तरीका है, वो भी क्या है, वो बदल जाता है, छानी। तो ऐसे ही ये जो है, इन्हीं के आधार पर ये सारी क्या है, ये किसको बता रहे हैं, ये सारे लोग डाइवर्सिटी को बता रहे हैं। तो डाइवर्सिटी में अगर यही 8 कोस पर जैसे ही वाणी बदलने लगी, 8 कोस पर जब वाणी बदलने लगी, तो यही 8 कोस पर वाणी अगर बदल जा रही है तो क्या होगा, क्या होगा, यही डाइवर्सिटी का रूप लेगा, यही जो है भाषाई विविधता का रूप लेगा, यही लैंग्वेज डाइवर्सिटी का रूप लेगा, यही बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल का रूप लेगा। ये क्या लेगा, ये बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल का रूप लेगा। एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं वहां पे जानेगा, अगर नहीं जान रहा है तब भी नहीं, उसको जानना ही पड़ेगा, एक से अधिक भाषाओं का उसको ज्ञान होना ही पड़ेगा, तभी तो जाकर के वह जो क्या हो, वह समझ पाएगा। यानी अब जैसे ही, अब ऐसा नहीं है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसके अंदर भाषा वो ऑटोमेटिक सीख लेता है। तो आप अगर 8-8 कोस पे, तो आपका जरूरी नहीं है कि खाली 8 कोस के अंदर ही रहोगे, आप 8 कोस के अंदर ही रहोगे, ऐसा नहीं है। आप 8 कोस के बाहर भी जाओगे, तो 8 कोस के बाहर जाओगे तो वहां की भाषा, वहां की लैंग्वेज क्या करोगे, सुनोगे, सुनोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। तो आप हिंदी भी जानोगे, आप गुजराती भी जानोगे, आप मराठी भी जानोगे, गुजराती के अलग अलग प्रकार की एसेंट जानोगे, तो वो सब सारी बातें आप क्या करोगे, वहां पे सीखने लोगे। तो ऐसे ही व्यक्ति क्या होता है, एक लिंगुअल नहीं बन जाता है व्यक्ति, एक लिंगुअल नहीं, वो मल्टीलिंगुअल बन जाता है। तो क्या बन जाता है, वह मल्टीलिंगुअल बन जाता है। तो उसी को कहते हैं क्या, भाषाई विविधता या मल्टीलिंगुअलिज्म, या उसी को कहते हैं बहुभाषिकता, उसी को कहते हैं दूसरी बात में बहुभाषिकता, उसी को जो है हम बहुभाषिकता भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, तो ये आगे चलते हैं। अब यहाँ से भाषाई विविधता के बारे में समझाया आपको। भाषाई विविधता क्या होती है, जैसे जो है 4 कोस पर
पानी बदलता है वैसे 8 कोष पर वाणी बदलने लगती है, और जब वही 8 कोष पर वाणी बदलने लगती है तो क्या होता है, वह भाषाई विविधता का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं, जब जैसे ही एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं सीखने लगता है, एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को ग्रहण के रूप में और अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग करने लगता है तो उसे बहुभाषिकता कहते हैं। यानी एक व्यक्ति के पास एक से अधिक भाषाएं आ गई तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुभाषी व्यक्ति। बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय सहायता प्रदान करता है। यानी अब हम बात करते हैं बहुभाषिकता की। तो बहुभाषिकता मैंने आपको समझाया कि एक व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं को ग्रहण के रूप में या अभिव्यक्ति के रूप में जब प्रयोग करने लगता है तो ये क्या होता है, बहुभाषिकता कहलाता है। तो बहुभाषिकता को जो है हम एक बैरियर ना मानेंगे। बहुभाषिकता को लोग कहते हैं एक बैरियर है, इसको लोग कहते हैं कि ये तो एक चैलेंज है, एक बैरियर है, ये एक बैरियर है। बैरियर को हम इस तरह से ले लेते हैं। अब बैरियर है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही एक क्लास है, इस क्लास में क्या हो रहा है, इस क्लास में हिंदी बोलने वाला बच्चा है, हम इसको कहते हैं हिंदी। अब यहीं पे हिंदी वाले 4 बच्चे हैं, यहीं पे जो है वह मराठी बोलने वाले 5 बच्चे हैं। अब वही गुजराती बोलने वाले 5 बच्चे हैं। वही जो है वही अन्य बच्चे साइन का प्रयोग करने वाले, कुछ बच्चे साइन का प्रयोग करने वाले हैं, सांकेतिक भाषा का, कुछ बच्चे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं। तो सांकेतिक भाषा वाले ये हैं। वही जो है कुछ और ब्रेल वाले बच्चे भी हैं, ब्रेल वाले, तो ब्रेल भाषा भी पढ़ने वाले हैं उसी में। अब क्या करेंगे, ये सब क्या है, ये सब चीजें अब टीचर को लग रहा है कि तो बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बहुत बड़ा चुनौती हो गया। क्यों एक नहीं, इसमें 4-5 भाषाओं के लोग हैं और 4-5 भाषाओं के लोग उसमें बोली भी है, उसी में होगी। तो ऐसे एक से अधिक भाषाएं उसमें आ गई। अब एक से अधिक भाषाएं आ गई तो टीचर कैसे पढ़ाएगा? टीचर को यहाँ पे इसको चैलेंज ना लेकर के इसको क्या समझना चाहिए, इसको जो है वो एक सहायता के रूप में लेना चाहिए, इसको जो है वो एक अपने संसाधन के रूप में लेना चाहिए। व्यक्ति चाहे तो इसको संसाधन के रूप में ले ले। कैसे, एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ आपको, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास 20-25 लोग घिरे हुए हैं, या हम जो है एक किसी रूम में रह रहे हैं, सपोज करिए हम एक किसी रूम में रह रहे हैं, इस रूम में 5 लोग रहते हैं, अलग अलग ग्रुप के। आप कहीं किसी रूम में रहते हो, उसमें 5 लोग रहते हैं, 5%। अभी 5% है, अभी 5% आपकी पढ़ाई लिखाई को या आपके हर बात को ये बाधा पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि हम 5 लोगों के बीच में, और ये 5 लोग जो है हमको बार बार हमारे बीच में ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, हमारे बीच में बैरियर बन रहे हैं, हमें बाधा पहुंचा रहे हैं। आपके मन में ये पड़ा हुआ है कि ये 5 लोग हमको बाधा पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको बाधा की तरह से देख रहे हैं। कैसे? कि आप उनको बाधा की तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे शिक्षक है, यहाँ पे टीचर है, टीचर अपनी क्लास के इन सारे बच्चों को बाधा के रूप में देख रहा है। पहले जैसे इतने सारे कलर के लोग हैं, इतने कलर के लोग हैं, कैसे पढ़ाएंगे? वो देखते ही उसके मन में कंफ्यूज हो गया। अब ये कैसे बोल रहा है, अलग अलग बोली में भी वो कंफ्यूज हो गया, क्या बोले, कैसे बोले, हमको तो आता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वह कंफ्यूज रहेगा ही, उसको जो है वो नहीं आएगा। अब वह अगर इसी बात को क्या ले ले, जैसे यहाँ बाधा ले रहे हैं, बाधा को वो एक संसाधन के रूप में ले ले। चलो हम संसाधन लेंगे, हम बाधा ना लेकर इनको संसाधन ले लेते हैं, इन्हीं को संसाधन मान लेते हैं। चलिए 5 लोग हैं, 5 लोगों से मित्रता कर लेते हैं। ये 5 लोग हैं, हमको लेकर के 6 लोग हैं, या हमको लेकर के 5 लोग हैं, तो हम जो है बाकी के जो 4 लोगों से मित्रता कर लेते हैं। उनसे मित्रता करते पांचों की अलग अलग भाषाओं को हमने सीख लिया, तो 5 भाषाएं हमको आ गई। वही यहाँ पे इसी क्लास में है, तो क्लास में तो वही एक ही जगह उठना बैठना रहना वही होगा ना, वही होगा। तो इन सारे बच्चों से हम क्या करें, ये इसको इससे बात करें, इससे बात करें, इससे बात करने का माहौल क्रिएट कर दें, ढेर सारा बात करने का माहौल क्रिएट कर दे। जब बात करने का माहौल क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, आपस में बच्चे बातें करने लगेंगे। तो जो हिंदी वाला है वो अंग्रेजी से बात, जो गुजराती से बात करेगा, गुजराती वाला मराठी से बात करेगा, मराठी वाला गुजराती से बात करेगा, मराठी वाला हिंदी से बात करेगा, हिंदी वाला साइन भी सीखेगा, और जो है हिंदी वाला ब्रेल भी सीखेगा। एक ही क्लास में कितने सारे अवसर मिल रहे हैं। तो जो बाधा थी उसको किसने बदल दिया, उसको अवसर में बदल दिया। जो रुकावट थी, ये रुकावट को क्या बदल दिया,
रुकावट को अवसर में बदल दिया, भाई हमको तो अवसर मिल रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोग हमारे पास हैं। हम कह रहे हैं ये 5 लोग कैसे होंगे, तो हमने कह दिया भाई ये काम करो, तुम खाना बना लेना, तुम जरा सफाई कर लेना, तुम जरा ये कर लेना, तुम जरा ये कर लेना। सभी लोग बंटवारा कर लिए, बंटवारा कर लिए तो क्या हो गया, काम हल्का हो गया। नहीं तो क्या, वो अपना अलग कर रहा है, अपना अलग कर रहा है, वो सारे लोग उसको रुकावट पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। उसके दिमाग में अगर ये भरा हुआ है तो सारे लोग उसको क्या करेंगे, रुकावट ही पैदा करेंगे, उसका कभी भी विकास नहीं होगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जैसे ये टीचर है सक्सेस नहीं होगा, वैसे अगर ये रुकावट के रूप में अगर समझेंगे तो रुकावट वाले का भी कभी सक्सेस नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें क्या रूप में मानना है, हमें चैलेंज जो है, वो जो रुकावट है, उस रुकावट को हमको क्या मानना है, अवसर मानना है। हमें संसाधन के रूप में लेना है। ये सारी भाषाएं हमको संसाधन के रूप में लेनी है। अगर हम इसको संसाधन के रूप में ले लेंगे तो ये सारा चीज हमको आसान हो जाएगा। हमको नहीं आती हमको भी आ जाएगी, हमको नहीं आती हमको भी आ जाएगी। हम भी जो है इन बच्चों से सीख लेंगे, सीख करके इनको बच्चों को पढ़ाने लगेंगे। हम इनको गाइड करेंगे। क्यों गाइड करेंगे, कैसे करेंगे, हमने इनको सीखने का कैसे बनाया, हमने एक माहौल क्रिएट किया। हमने एक माहौल क्रिएट, चलिए सभी लोग आकर के अपनी अपनी बात कहेंगे। क्या कहा, पहले इसको ब्लू वाले को कहा, एक माहौल क्रिएट करा दिया, चलो ब्लू वाले आ जाओ, तुम ब्लू वाले आओ, अपनी बात कहो। चलो टीचर ने कहा चलो अपनी आकर के अपनी बात कहो। अपनी बातें इसने अपनी लैंग्वेज में सारी बातें कह डाली, सारी बातें कह डाली। तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन सारा बाउंस गया, सारा बाउंस गया। क्या कहा, सारे बच्चे हा हा हा, या तो हा हा कर रहे हैं या तो फिर बक्का की तरह देख रहे हैं। क्या कहा इसने, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो एक दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज किया। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद लगातार फिर जो है ये क्या होगा, सारे बच्चे इससे फेमिलियर होने लगे। इसकी 1 बात 2 बात 3 बात 4 बात सीखने लगे, धीरे 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 सीखने लगे। तो ये सारे बच्चे क्या हो गए, आपस में इंटरेस्टेड हो गए और ये पूरा एक माहौल बन गया। तो ऐसे ही इसको अवसर मिला, फिर इसको अवसर मिला, फिर दूसरे वाले को अवसर मिला, तीसरे वाले को अवसर मिला, सभी को अवसर मिला। सारे जब अवसर के रूप में आने लगे, सारों के लिए टीचर ने बिल्कुल अवसर क्रिएट कर दिया। तो क्या हो गया, सारे बच्चे एक साथ हो गए। वहां पे जो मल्टीलिंगुअल था, जो मल्टीलिंगुअलिज्म थी, बहुभाषिकता मतलब वहां पे बहुभाषा थी, वो क्या बन गई, हमारे लिए एक अवसर का रूप बन गई। वो हमारे लिए सारे बच्चों के लिए वो एक अवसर का रूप, एक जो है संसाधन का रूप बन गई। वैसे सारे बच्चे अपनी आपस में बातचीत कर ले रहे हैं और उनको और भी उनका भाषा का विकास होने लगा, उनका संज्ञान का विकास और होने लगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ये बात अवसर के रूप में ले सकते हैं। इसकी चर्चा करेंगे आगे। चलिए यहां तक हो गया, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे और क्या है, तो बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने की बजाय सहायता करती है। तो मैंने बताया कि ये रुकावट नहीं है, क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने की बजाय, यानी अगर हम हमारी शिक्षा व्यवस्था मल्टीलिंगुअल को यानी बहुभाषिकता को दबाने की बजाय अगर इसे प्रमोट करे, प्रोत्साहित करे तो बच्चों को क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा अवसर मिल सकते हैं। तो अवसर अधिक मिल सकते हैं और इसी को सरकार ने, शिक्षा व्यवस्था ने उसको जो है प्रमोट किया। शिक्षा व्यवस्था ने इसी को प्रमोट किया, शिक्षा व्यवस्था ने इसे प्रमोट भी किया, इसे प्रोत्साहित भी किया। कैसे किया, तो वो जो त्रिभाषा फार्मूला है, त्रिभाषा फार्मूला जो है वह इसी का नतीजा है। जो बाइलिंगुअलिज्म, जो बहुभाषिकता है, इसी बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए ये त्रिभाषा फार्मूला लाया गया कि पहली भाषा जब बच्चा होगा, वो पहली भाषा जो है वो अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में सीखेगा। उसके बाद वो दूसरी भाषा उसकी लोकल लैंग्वेज के रूप में सीखेगा। पहली भाषा उसकी मदर टंग है, दूसरी भाषा उसकी लोकल होगी। जैसे गुजरात का है तो गुजरात का व्यक्ति सबसे पहली भाषा उसकी मदर टंग क्या होगी, तो सबसे पहली भाषा उसकी होगी क्या, उसकी पहली भाषा होगी गुजराती। अब उसके बाद वहां के लोग अगर हिंदी जानना चाहते हैं तो दूसरी भाषा के रूप में हिंदी होगी और तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या अंग्रेजी होगी। वहीं या फिर वह जो है, जो दूसरी भाषा है, मान लीजिए कहीं हिंदी भाषी तो हिंदी भाषी में उसकी पहली भाषा क्या होगी, उसकी पहली भाषा हिंदी होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, तीसरी भाषा के रूप में चाहे वह संस्कृत होगी, चाहे गुजराती होगी, चाहे तमिल होगी, चाहे तेलुगु होगी। तो इस तरह से त्रिभाषा फार्मूला, एक व्यक्ति को एक से अधिक भाषा सिखाई जाती है, क्यों सिखाई जाती है, क्योंकि उसका संज्ञान का विकास हो, उसका सामाजिक का विकास हो, उसका संवेग का विकास हो। ये सब विकास करने के लिए, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला को लाया गया। ये जो है ये भी लाया गया। तो यहाँ तक त्रिभाषा फार्मूला इसी का नतीजा है कि उसको हतोत्साहित न करना,
हतोत्साहित ना करना, दबाना नहीं, उसको प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या करी, त्रिभाषा फार्मूला लेके आई। अब बात करते हैं त्रिभाषा फार्मूला, बहुभाषिकता की आवश्यकता क्या है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो है बहुभाषिकता की आवश्यकता को देख लेते हैं, क्यों आवश्यकता। अब हम आ गए कहां, बहुभाषिकता की तरफ आ गए हैं, भाषाई विविधता या बहुभाषिकता, बहुभाषिकता की तरफ हम आ गए हैं। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता आ गई है। अब बहुभाषिकता को देख लेते हैं। बहुभाषिकता क्या है, बच्चे की छवि का निर्माण करती है। बहुभाषिकता क्या करती है, बच्चे की छवि का निर्माण करती है, बच्चे की छवि का निर्माण करती है। कहीं कहीं ये प्रश्न आता है कि बहुभाषिकता छवि का निर्माण करती है क्या, तो अगर बहुभाषिकता जो छवि का निर्माण नहीं करेगी, बहुभाषिकता के जरिए छवि का निर्माण कराया जा सकता है। बहुभाषिकता छवि का निर्माण नहीं करती है, ध्यान करिएगा, प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है कि क्या बहुभाषिकता छवि का निर्माण करती है, तो बहुभाषिकता छवि का निर्माण नहीं करती है। बहुभाषिकता के माध्यम से बच्चे की छवि का निर्माण किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को 3-4 लैंग्वेज एक साथ में दे दिया गया, किसी बच्चे को 4 लैंग्वेज दे दिया गया या 3 लैंग्वेज बच्चे को दे दिया गया, कहा गया कि चलो तुम्हारी पर्सनालिटी का विकास करो, तुम्हारी पर्सनालिटी का विकास करो, तो 3 लैंग्वेज से बच्चा पर्सनालिटी का विकास नहीं करेगा, उसकी एक भी कुछ भी नहीं आएगा, उसको एक भी नहीं आएगा, पहली भी नहीं आएगी, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं आएगी। हाँ, अगर इसी के जरिए पहली भाषा के जरिए दूसरी भाषा, दूसरी भाषा के जरिए यानी L1 के आधार पे L2 और L2 के आधार पे, इसी L1 के आधार पे L2 और L3 अगर सिखाया जाएगा, L1 के आधार पे L2, L1 के आधार पे L2 और L3 सिखाया जाएगा, तो बच्चे का जो है छवि क्या होगा, निर्माण होगा, छवि का विकास होगा। छवि विकास कैसे होगा, जब पहले उसको बेस बनाया जाएगा, इसके आधार पे, इसके आधार बेस बनाया जाएगा, तो बच्चे का विकास होगा। तो यहाँ पे बहुभाषिकता छवि का निर्माण करती है, खाली बहुभाषिकता से छवि का निर्माण नहीं होगा, बहुभाषिकता को जब हम प्रयोग करेंगे, बहुभाषिकता को प्रयोग करेंगे, लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर के छवि का निर्माण होगा। तो ये प्रश्न आता है अक्सर, आप इस पर ध्यान रखे रहिएगा। चलिए, तो यह जो छवि का निर्माण करती है। भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है, क्या है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना तथा कार्यनीति का हिस्सा बनाना चाहिए। क्या, जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता हमारे भारत का एक अंग भी है, भारत का एक अंग भी है, यानी हर जगह पे बहुभाषिकता आपको मिली जाएगी। बहुभाषिकता भारत का एक अंग है, यानी वो बहुभाषिकता है, हमारे मल्टीलिंगुअल तो होता ही है। अब इसे शिक्षक क्या करे, शिक्षक इसे संसाधन के रूप में प्रयोग करे, संसाधन के रूप में प्रयोग करे। जब रूप में प्रयोग करेगा तो ये क्या होगा, यही जो है बहुभाषिकता की आवश्यकता हो जाएगी। बहुभाषिकता की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता, बहुभाषिकता की आवश्यकता, यहाँ पे हम चल रहे हैं आवश्यकता के रूप में, बहुभाषिकता की आवश्यकता। बहुभाषिकता की आवश्यकता क्यों है, तो बच्चे की छवि का निर्माण करने के लिए, ये भारत का अंग बनाने के लिए शिक्षक इसे संसाधन के रूप में जब प्रयोग करे, संसाधन के रूप में प्रयोग करे, तो बच्चे एक से अधिक भाषा सीख सकते हैं, एक से अधिक भाषा एक ही क्लास में सीख सकते हैं, एक ही वर्ग में सीख सकते हैं। तो इसे क्या, कैसे यूज करना, इसे संसाधन के रूप में यूज करना। कैसे रूप में यूज करना, संसाधन के रूप में यूज करना। तो शिक्षक को अपनी कार्यनीति में, अपने टाइम टेबल में, अपने हर जगह पे इसको प्रयोग करना, बहुभाषिकता को प्रयोग करना, कि आज जो है ये गुजराती वाला बोलेगा, कल मराठी वाला बोलेगा, कल जो है परसों जो है हिंदी वाला बोलेगा, नरसों जो है वो तमिल वाला बोलेगा, फिर उसके बाद साइन वाला बोलेगा, उसके बाद ये बोलेगा। तो ऐसे वो रूटीन में जब टाइम टेबल में आएगा तो सारे लोग इसका क्या होगा, फायदा होगा, और ये संसाधन के रूप में प्रयोग भी होगा। अलग अलग भाषी पृष्ठभूमि होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है, इसलिए उन्हें पीछे न छोड़कर साथ लेकर चलना चाहिए। जो है अलग अलग बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे, अलग अलग पृष्ठभूमि के, ये सारे कितने हैं, ये सारे अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ये सारे अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, परंतु उन्हें अलग ना छोड़कर साथ लेकर चलना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए। जब साथ लेकर चलेंगे तो क्या होगा, बच्चे का भाषा का विकास होगा, बच्चे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करेंगे, तो उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए।
बहुभाषी क्षमता क्या करती है? बहुभाषी क्षमता विकास किसका करती है? अगर किसी के पास बहुभाषी क्षमता एक से अधिक भाषा है, अगर किसी के पास अगर एक से अधिक भाषा है तो उससे क्या फायदा होगा? बहुभाषी क्षमता क्षमता बच्चे में, बहुभाषी क्षमता बच्चे में क्या क्या विकास करती है? तो बहुभाषी क्षमता बच्चे में संज्ञानात्मक वृद्धि करती है, संज्ञानात्मक वृद्धि करती है। अगर बच्चे को बहुभाषिकता है तो ये बहुभाषिकता देखिए इसके फायदे भी हैं। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक वृद्धि होगी, बहुभाषिकता से सामाजिक सहिष्णुता आएगी, सामाजिक सहिष्णुता सहिष्णुता आएगी, और क्या आएगी? सामाजिक सहिष्णुता के बाद विस्तृत चिंतन बच्चे को होगा, विस्तृत चिंतन होगा, बच्चा विस्तृत चिंतन कर पाएगा, विस्तृत चिंतन कर पाएगा, और वह जो है क्या बौद्धिक उपलब्धि उसकी जो है शैक्षणिक उपलब्धि भी उसकी होगी, शैक्षणिक उपलब्धि बच्चे की होगी। तो शैक्षणिक उपलब्धि में भी बच्चे को क्या होगा? वहां पे बच्चे को सहायता मिलेगी, बच्चे को शैक्षणिक उपलब्धि में भी सहायता मिलेगी। तो ऐसे शैक्षणिक उपलब्धि, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तार, ये सब मल्टीलिंगुअल होने के कारण होगा। हम अगर गुजरात में है, हम हिंदी है, हम गुजरात में हमको गुजराती आती है, हमको अंग्रेजी आती है, हमको अन्य भाषाएं आती है, तो हम क्या करेंगे? हम मराठी की लिटरेचर पढ़ सकते हैं। लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा संज्ञान का वृद्धि होगा। हम गुजराती की लिटरेचर पढ़ेंगे तो गुजराती की लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमारा संज्ञान का वृद्धि होगा। जरूरी नहीं कि एक ही भाषा में सारा ज्ञान मिले, हो सकता है अलग अलग वही ज्ञान अलग भाषा में लिखा हो, तो अलग भाषा में लिखा हो, हमको वो भाषा नहीं आती तो हमारा वो ज्ञान तो चला गया। तो हम अगर वो भाषा हमको आती है तो वो ज्ञान भी हमको आएगा, तो ज्ञान आएगा तो हमारा क्या होगा? शैक्षणिक भी हमारी वृद्धि लगातार होगी। तो ऐसे ही यह इसके क्या है? ये सारे आवश्यकताएं हैं। चलिए और क्या है? बहुभाषा के जरिए सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जा सकता है। यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं और इसी के जरिए आवश्यकता में चलते हैं थोड़े। सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है, यानी हमने अपनी अपनी संस्कृति को, हम जो है वह साइन लैंग्वेज वाले हैं तो हमने साइन लैंग्वेज की संस्कृति को डिलीवर किया, सामने पहुंचाया, तो साइन लैंग्वेज की संस्कृति आप तक पहुंची। संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है, संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है। कैसे? बहुभाषिकता के जरिए, बहुभाषिकता के जरिए संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसे अपनी मातृभाषा का सम्मान तथा दूसरे की भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा का सम्मान और दूसरों की भाषा, दूसरों की भाषा, दूसरों की भाषा और संस्कृतियों का सम्मान भी किया जा सकता है। इससे बहुभाषिकता के जरिए दूसरों की भाषा का भी सम्मान किया जा सकता है। तो ये हो गया। और क्या है इसका? बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास, बहुभाषिकता के जरिए संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास भी हो सकता है और इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम इसको क्या कर सकते हैं? इसे क्या करना चाहिए? इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, और इसे चैलेंज के रूप में ना मान करके इसे रिसोर्स के रूप में मानना चाहिए। इसे जो है चैलेंज के रूप में ना मान करके इसे रिसोर्स के रूप में मानना चाहिए। तो ये सब क्या थे? हमारे जो है ये बहुभाषिकता की आवश्यकता थी। चलिए आइए जानते हैं शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ क्या है। बहुभाषिकता के लाभ यानी मल्टीलिंगुअल अगर किसी के पास है, वो कल्चर है, अगर एक क्लास में मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ जान लेते हैं। बहुभाषिकता के लाभ, बहुभाषिकता के लाभ, बहुभाषिकता के लाभ क्या है वो समझ लेते हैं। तो बहुभाषिकता के लाभ जो है वो पोल गार्डनर और लेबर्ट, पोल 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 गार्डनर और लेबर्ट के अनुसार क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि संज्ञानात्मक द्विभाषिता संज्ञानात्मक लचीलेपन की उपलब्धि में सहायक है। यानी वह उपलब्धि में सहायक, अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति द्विभाषिता या बहुभाषिता में पढ़ाया जा रहा है उससे उसको शैक्षिक उपलब्धि मिलेगी। ये लोग कहते हैं शैक्षिक उपलब्धि में सहायक है, शैक्षिक उपलब्धि में सहायक है। क्या? यह बहुभाषिकता, बहुभाषिता या द्विभाषिकता, द्विभाषिकता या बहुभाषिता, यहाँ पे जानना आपको जरूरी है। एक होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज जिसको कहते हैं भाषा, दूसरा होता है बाइलिंगुअल,
बाइलिंगुअल, द्विभाषा। द्विभाषा, द्विभाषा में क्या होती है, एक होती है L1 और एक होती है L2। ये L1 जो है वो मदर टंग होती है, ये मदर टंग होती है, और दूसरी भाषा कुछ भी हो सकती है। यानी ये द्विभाषा, द्विभाषा में एक तो L1 होगी ही, एक L1 होगी मदर टंग, दूसरी होगी L2। L2 जो होगी वह कोई भी अन्य भाषा हो सकती है, वह अन्य भाषा कुछ भी हो सकती है। वही जो है वह मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल जिसको कहते हैं बहुभाषा, बहुभाषा। अब एक है भाषा, दूसरा है बाइलिंगुअल, लैंग्वेज, लैंग्वेज, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, या लिंगुअल, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। एक भाषी, द्विभाषी और बहुभाषी। एक भाषा जानने वाला व्यक्ति, खाली मदर टंग जानने वाला व्यक्ति, दो भाषा जानने वाला व्यक्ति उसको द्विभाषी, और एक से अधिक यानी दो से अधिक भाषा जानने वाला उसे कहेंगे क्या, मल्टीलिंगुअल। तो ऐसे ही त्रिभाषा सूत्र इसीलिए मल्टीलिंगुअल पर ही फोकस करता है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ऐसी क्लास दो भाषा बोलने वाले बच्चे का शैक्षणिक स्तर पर अच्छे बनते हैं। अगर किसी का दो से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाले बच्चों का शैक्षणिक स्तर अच्छा होता है, शैक्षणिक स्तर अच्छा होता है। यह भी क्या है, इसका लाभ है। यानी दो से अधिक भाषा होनी चाहिए। और क्या है, बहुभाषा का ज्ञान रखने वाले बच्चे विविध सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ने में कुशल होते हैं। यानी इसका ज्ञान रखने वाले बच्चे बहुसंस्कृति से जुड़ सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की संस्कृति से भी जुड़ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों से जुड़ने के लिए भी क्या है, बहुभाषिकता के लाभ हैं। तो अब कहते हैं बहुभाषिकता के लाभ क्या क्या है, थोड़ा सा और लाभ ले लेते हैं। तो ये यहां पे ले लेते हैं, चलिए ये खत्म कर लेते हैं। और क्या लाभ है, तो NABE, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चों में क्या क्या विकास होता है अगर बच्चे बहुभाषिकता जानते हैं। ये कहते हैं बहुभाषिकता का असर कहाँ होता है। तो असर होने के लिए बताते हैं, कई जगह होते हैं। कहते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि में, और कहा, और कह रहे हैं कि स्कूल छोड़ने की संख्या की कमी में, यानी ड्रॉप आउट रेट कम करने में, यहाँ पे भी लाभ है। अगर बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का सिखा रहे हैं तो ड्रॉप आउट रेट कम होगा। और क्या, सामुदायिक सहभागिता में लाभ है। यानी यहाँ पे भी इसका, अगर बच्चों को एक से अधिक भाषा सीखी है तो सामुदायिक सहभागिता हो पाएगी बच्चों में। और क्या, अनुपस्थिति में गिरावट होगी, बच्चे अनुपस्थित कम होंगे, अनुपस्थिति में गिरावट आएगी। ये कौन कह रहा है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन बोर्ड कह रहा है। और क्या कह रहा है, आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। और क्या होगा, आत्मसम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाषाओं के शब्दों को जानने के अवसर मिलेंगे, भाषाओं के शब्दों को जानने के अवसर मिलेंगे। और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चों का शब्द भंडार बढ़ेगा, बच्चों का जो है वो शब्द भंडार बढ़ेगा, बच्चों का शब्द भंडार भी बढ़ेगा। कैसे, अगर बच्चे एक से अधिक भाषा जानते हैं, बाइलिंगुअल अगर है, मतलब वो मल्टीलिंगुअल अगर है, तो मल्टीलिंगुअल है तो बच्चों का ये क्या होगा, विकास होगा, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में सहायक होगा, ड्रॉप आउट रेट कम होगा, सामुदायिक सहभागिता बढ़ेगी, अनुपस्थिति में गिरावट आएगी, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, भाषाओं के शब्दों को जानने में बच्चे सहायक होंगे और उनका शब्द भंडार भी बढ़ेगा। ये सब चीजें जो है वो बच्चों के लिए एजुकेशन, उनके लाभ के रूप में यह जानी जाती है। और क्या है, अब यहाँ पे चुनौतियां, कुछ जो है शिक्षकों को चुनौतियां देखने को मिलती हैं।
कुछ शिक्षकों को चुनौतियां देखने को मिलती है, और चुनौतियां क्या है वो जान लेते हैं, देख लेते हैं। अभी हमारे पास समय है, चलिए हम खत्म कर लेंगे। हाँ, तो अब जो है शिक्षकों के बीच आने वाली चुनौतियां देख लेते हैं। शिक्षकों के बीच आने वाली चुनौतियां क्या क्या हैं? भाषाई विविधता की समस्याएं वही है, यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षण की चुनौतियां, भाषा शिक्षण में चुनौतियां। भाषा शिक्षण में चुनौतियां किसकी वजह से? तो ये जो है विविधता की वजह से, भाषाई विविधता की वजह से चुनौतियां क्या क्या आती हैं, तो चुनौतियां देख लेते हैं। तो पहला तो क्या होता है, यहाँ पे बच्चों में क्षेत्रीय भाषाओं का बच्चों पर प्रभाव होता है, यानी बच्चे क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं। बच्चे कहां से आते हैं? क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होता है बच्चों पर। तो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव होता है, तो अब बच्चे अलग अलग प्रकार के, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, तो टीचर को समझ में नहीं आता है वो कौन सी भाषा बोलते हैं। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो है वो मारवाड़ी एरिया से आते हैं, तो मारवाड़ी एरिया से आते हैं, अगर जब कभी वो मारवाड़ी बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता क्या होता है, सब बहुत चला जाता है की करे कोनी, तो की करे कोनी, या समझ में नहीं आता की करे कोनी। तो ऐसे जो है ये वो समझ में नहीं आता है, हमको खुद को भी अभी तक ये नहीं समझ में आया की करे कोनी क्या होता है। चलिए, तो ऐसे ही क्षेत्रीय भाषाओं का बच्चों पर प्रभाव होता है। एक तो ये भी इसके लिए समस्या होती है, अब कैसे उसको कम करे, ओवरकम कैसे करे। ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया कि उससे अगर संसाधन के रूप में प्रयोग करेगा ओवरकम कर सकता है। और क्या, बच्चे की मातृभाषा उसे अन्य भाषा पुस्तक पढ़ने और समझने में समस्या उत्पन्न करती है। बच्चा क्या है, मातृभाषा में ज्यादा सीखा हुआ है, मातृभाषा में निपुण है, तो अन्य भाषा की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ होता है, यानी वह क्या है, वह अपनी मातृभाषा में निपुण है, मातृभाषा उसको आती है, तो अन्य भाषाओं को वह पढ़ नहीं सकता है, तो उसके लिए भी क्या होती है, समस्या होती है। तो मातृभाषा के अलावा, यानी यह क्या है, L1 है, मातृभाषा L1 है, तो टीचर को क्या करना, L1 के आधार पे L2 बताना, L1 के आधार पे L2 सिखाना, तो L2 भी बच्चे को आ जाएगी। वैसे ही सभी बच्चों के भावों को समझना शिक्षक के लिए कठिन होता है। सभी बच्चों के भावों को समझना कठिन होता है शिक्षक के लिए। सभी बच्चों के भावों को समझना शिक्षक के लिए क्या होता है, कठिन होता है। तो ऐसे ही शिक्षक यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे जो है वो परेशान हो जाता है कि बच्चे क्या कह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे, उसी में गॉड गिफ्टेड भी है, उसी में हिंदी बोलने वाला, उसी में अंग्रेजी बोलने वाला, उसी में साइन में वाला, उसी में ब्रेल वाला है, सब बच्चे अलग अलग क्या कहते हैं समझ नहीं आता है। तो वहाँ पे जो है वो उस हिसाब से अगर ट्रैकल करेगा बच्चों को तो उसको आ जाएगा। बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने के लिए, बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने में, यहाँ पे बच्चों को सभी बच्चों के साथ में जोड़ने में भी टीचर को कुछ दिनों तक समस्या आती है, सभी बच्चों को जोड़ नहीं पाता, तो जोड़ने में भी उसको समस्या आती है। तो यहाँ पे शिक्षक अगर कुछ ऐसी रणनीति अपनाएगा तो उसको भी जो है वह कर सकता है, जैसे मैंने रणनीति बताई हुई थी। बच्चों को अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने में, बच्चों का अभिव्यक्ति कौशल विकास करने में, यानी बच्चों का सभी बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर सके, यहाँ पे भी शिक्षक को क्या आती है, समस्या आती है। और क्या, दूसरों से बात करते समय झिझकते हैं, दूसरों से बात करते समय झिझकते हैं, तो ये भी क्या होती है, बच्चों को समस्या होती है। शिक्षक को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान न होना, कभी कभी क्या होता है, शिक्षक कितनी सारी भाषाएं कहाँ कितनी भाषाएं सीखेगा, तो शिक्षक को कभी कभी ज्ञान नहीं होता है भाषाओं का, विभिन्न भाषाओं का शिक्षक को ज्ञान न होना, यह भी क्या होता है, एक चुनौती होती है। अगर शिक्षक को विभिन्न प्रकार की भाषाएं ज्ञान नहीं है तो सारे बच्चों को टैकल नहीं कर पाएगा, सारे बच्चों को वह जो है वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक को कम से कम जो है बच्चों के लेवल के आधार पे, बच्चों के लेवल का जो भाषा बच्चे को शिक्षक को पता होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तो वहाँ पे इंग्लिश की फ्लुएंसी पहले मांगी जाती है, अगर गुजराती मीडियम का स्कूल है तो वहाँ गुजराती की फ्लुएंसी पहले मांगी जाती है, साइन वाले बच्चे हैं तो साइन की फ्लुएंसी पहले मांगी जाती है, ये जो है वहाँ पे जरूर मांगा जाता है। साथ साथ में अन्य भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, जब मैंने आपको करिकुलम में बताया हुआ था।
तो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना, छात्रों के प्रति रुझान न होने से। शिक्षक अगर चुनौतियां कहाँ आएंगी, अगर छात्रों के प्रति रुझान नहीं है, अरे बच्चे हैं पढ़ लेंगे अपने से, जाओ पढ़ लेना अपना, ऐसे भी भाव जब होंगे, ऐसे भाव होंगे, तभी क्या होगा, बच्चों का सुधार नहीं होगा। छात्रों के प्रति रुझान न होने से ये क्या आएंगी, चुनौतियां आएंगी शिक्षक को। एक जो है मल्टीलिंगुअल क्लास में, एक मल्टीलिंगुअल क्लास में, बहुभाषी क्लास में बच्चे, अगर शिक्षक ये सारी बातें को टैकल नहीं कर पाता तो उसकी चुनौतियां आएंगी। अब चलिए, अगर ये चुनौतियां आती तो इनसे हम कैसे निपटेंगे। चुनौतियों से निपटने के लिए, चुनौतियों से निपटने का समाधान, अब समाधान की बात कर लेते हैं। समाधान की बात करेंगे, सबसे पहले तो समाधान क्या होगा, सबसे पहला समाधान होगा कि जो भी चीज है उनको क्या लेना, उनको संसाधन के रूप में समझना। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में समझना, संसाधन के रूप में समझना, यानी जो भी बहुभाषिकता है उस बहुभाषिकता को किसके रूप में समझना, जो उसको संसाधन के रूप में समझना। और बच्चों को बोलने का अवसर उनकी मातृभाषा में देना, बच्चों को बोलने का अवसर उनकी मातृभाषा में देना, उनकी मातृभाषा में देना। यानी अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो जो है अच्छी तरह से बोल पाएंगे। और क्या देना, और क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना। अगर टीचर सभी बच्चों के हिसाब से, सारे बच्चे जितने भी लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, उन लैंग्वेज वाले बच्चों के हिसाब से शिक्षण प्रक्रिया जो है सरल बना लिया और सुगम बना लिया, एक्सेस बना लिया, तो बच्चे क्या होंगे, सारे बच्चे जो है उनको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगी और शिक्षक भी आसानी से बच्चों को पढ़ा लेगा। तो पढ़ाने के लिए हो सकता है समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना, यह एक और भी महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना, परिवेश का निर्माण करना, यानी बच्चे जो भी बोले वह अपने भाषा में बोले और उनसे बच्चों का विकास हो। सारे बच्चे, एक बच्चा हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी वाला बच्चा भी उसको सुने, अंग्रेजी वाला बच्चा भी सुने और सभी बच्चे सुने, तो एक समृद्ध भाषा जो है अगर होगा क्लास में, एक बच्चे आपस में बच्चे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ में रह करके सीखेंगे। एक यहाँ हिंदी वाला, एक अंग्रेजी वाला, एक गुजराती वाला, एक मराठी वाला है, सारे बच्चे ये इसकी सुनेगा, इसकी सुनेगा, ये इसकी सुनेगा, इसकी सुनेगा, इसकी सुनेगा, इसकी सुनेगा, सारे बच्चे आपस में एक दूसरे की सुनेंगे तो बच्चों का क्या होगा, भाषा का विकास होगा। तो ऐसे ही एक जो क्लास में जो परिवेश है या विद्यालय का जो परिवेश है वो मल्टीलिंगुअल बनाना और एक समृद्ध बनाना, एक वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना कि सारे बच्चे भाषाओं से परिचित हो जाएं और परिचित हो जाए तो उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। ये जो है मैंने आपको बताया कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में लेना और बच्चों को बोलने के लिए अवसर उनकी मातृभाषा में देना और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सरल और सुगम बनाना तथा एक समृद्ध परिवेश का निर्माण करना जिससे कि बच्चों को ये जो चुनौतियां हैं और शिक्षक को जो चुनौतियां आ रही हैं वो सारी चुनौतियां जो है वह दूर हो जाए। तो ये चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या थे, समाधान थे। चलिए यहाँ तक जो है आज मैंने यहाँ आपका ये जो है बात हमने खत्म किया। अब यहाँ से अभी इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, अगर हो गया हो तो हम मिटा दें, अगर हो गया हो तो मिटा दे। इसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में क्या आएगा, पार्ट 2 में आएगा कि जो चैलेंज अलग अलग प्रकार के आ रही हैं तो उसमें क्या एरर आते हैं, क्या उसमें जो है डिसेबिलिटी आती है और उसके क्या डिसऑर्डर क्या है, तो डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, एरर, इनको समझेंगे और उनको डायग्नोज करने के लिए क्या उपाय हैं उनके बारे में समझेंगे। तो अभी इसकी एक क्लास, अभी इसका जो है पार्ट 2 भी आएगा। अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जो है हम कल चर्चा करेंगे। ये अभी तो आपको मैंने इतना बताया कि बहुभाषिकता क्या है, आपको ये पहले पता हो जाए कि बहुभाषिकता क्या है। तो बहुभाषिकता पता हो गया आपको, उसके बारे में चुनौतियां क्या है उसके बारे में पता हो गया, ये जो है उसकी हमने समाधान जान लिए। अब इसके आधार पे चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी, ये इन रूपों में, भाषा के रूप में अलग अलग प्रकार की भाषा में जो अलग अलग चुनौतियां आती हैं, कोई डिसेबल है, कोई डिसऑर्डर है और किसी को जो है एरर है, उन एरर वाले बच्चों को कैसे दूर करेंगे वो उसको जो है हम समझेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो है यहाँ से हम आपकी थोड़ा सा स्व जांच ले लेते हैं। स्व जांच के लिए आप लोग थोड़ा तैयार हो जाइए। स्व जांच ले लेते हैं, यहाँ से स्व जांच ले लेते हैं। होप आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। मेहनत हमारी सुबह से लेकर के शाम तक जो होती है वो मे भी आप लोगों को पहुंच रही होगी, ऐसा मैं होप करता हूं।
चलिए तो ले लेते हैं यहां से आपका स्वजांच। स्वजांच, चलिए स्वजांच, तो स्वजांच के लिए सभी लोग तैयार होंगे होप। चलिए चैट बॉक्स हम खोल देते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है, क्या है? बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बड़ी बाधा है, बच्चों की छवि का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। क्या उत्तर हो सकता है? बहुभाषिकता को किस रूप में देख सकते हैं आप? बहुभाषिकता को किस रूप में देख सकते हैं? भाषा की नीति बनाने में बड़ी बाधा है, बच्चे की छवि का निर्माण करती है, और भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, एक अत्यंत जटिल चुनौती जिसका समाधान संभव नहीं है। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? जवाब 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 जवाब, क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए तो देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। 2 सही बात है। इससे जो है बच्चों की छवि का निर्माण हो सकता है, इससे छवि का निर्माण हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या है? इसके ऑप्शंस हैं। बहुभाषिकता बच्चों का लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, यानी बहुभाषिकता जो है बच्चों को भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में बाधक है, शिक्षण भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। जवाब 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 क्या हो सकता है? 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 चलिए बहुत बढ़िया, तो सही है। यहाँ पे जो है वो जवाब 4 हो सकता है। यह भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। बहुत बढ़िया से आप लोगों ने समझा है, सुना है, इसलिए आप जवाब दे पा रहे हो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ। क्यों? इसलिए कि अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का आदर करता हूँ, बच्चों की कई भाषाओं की कविता का ज्ञान करवाता हूँ, श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा में शब्दों के 2 अर्थ 2 भाषाओं में लिखता हूं, सभी बच्चों की उनकी मातृभाषा में कहने की आजादी देता हूं। क्या हो सकता है इसका जवाब? इसका जवाब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मैं अपनी बहुभाषिकता को महत्व देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो है इतनी बातें करता हूं। तो क्या हो सकता है? सही बात है, सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में कहने की आजादी देता हूं। सही बात है, चौथा इसका जवाब सही था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे संभावित कारक क्या हो सकता है कि बच्चा सड़क को सड़क बोले? क्या कारण हो सकता है? तो कारण क्या हो सकता है? लापरवाही का होना, उसकी मातृभाषा का प्रभाव होना, उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या होना। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जवाब 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 सही बात है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। उनकी मातृभाषाओं में सड़क को सड़क कहा जाता होगा, तो बच्चे जो है सड़क कहते हैं। सही बात है, मैंने बताया हुआ था जैसे सटेशन, सटेशन स्टेशन को सटेशन कहते हैं, तो मातृभाषा का प्रभाव होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक इतनी योग्यता बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, यानी उसके पास इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह क्या कर सके? सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं का ज्ञान कर सके, पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की पाठ्य वस्तु को शब्दशः अनुवाद कर सके। क्या जवाब हो सकता है? क्या जवाब हो सकता है इसका? जवाब क्या हो सकता है? जवाब क्या हो सकता है? शिक्षक में इतनी योग्यता हो कि वह विभिन्न पाठों में विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, कि वह शब्दशः अनुवाद कर सके। क्या हो सकता है सही जवाब? क्या हो सकता है सही जवाब? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब 4 कहां से हो जाएगा भैया? सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं का ज्ञान कर सके। मातृभाषा एटलीस्ट सारे बच्चों की मातृभाषा का अगर ज्ञान होगा, तभी जाकर के बच्चा जो है वो उनके साथ में बात कर पाएगा, शिक्षक उनके साथ में बात कर पाएगा। तो जो जितने बच्चे हैं वहां पे उनकी मातृभाषाओं का ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए, तभी तो जाकर के कर पाएगा। तो मातृभाषा का ज्ञान सबसे पहले होना। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, छठवां प्रश्न ले लेते हैं। बहुभाषिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है तो वहां पे शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने की आधिकारिक अवसर देना चाहिए, बच्चों में मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? जवाब जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? अगर भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? जवाब 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 सही बात है,
परस्पर बातचीत करने के अवसर देने चाहिए, यानी जितना हम अवसर देंगे उतना ही बच्चे का भाषा विकास होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न और है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्यवस्तु पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे की मानक भाषा में बातचीत किया जाए, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही किसी को पीछे न छोड़ा जाए, बच्चों को अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। क्या किया जाए, इसमें क्या किया जा सकता है? भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, यह प्रश्न आ चुका है, सी टेट में कहीं प्रश्न आ चुका है। सही बात है, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी बच्चे को पीछे न छोड़ा जाए। इसका जो तीसरा वाला जवाब है वह बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने जवाब दिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अब यहाँ से अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। मानक, मानक क्या होता है? अच्छा, मानक क्या होता है? मानक होता है स्टैंडर्ड। मानक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब मानक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड। अब इसकी मानक की बात बताते हैं। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में कैसे समझ सकते हैं? संसाधन के रूप में बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअल को, ये दोनों बातें हम समझा देते हैं। मल्टीलिंगुअल को संसाधन कैसे समझ सकते हैं? चलिए पहले तो हम समझते हैं मानक को समझें। पहले स्टैंडर्ड क्या, मानक को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे, मानक क्या है। चलिए मानक को समझ लेते हैं। मानक क्या होता है? मानक एक बार में नहीं बनती है। मानक एक बार में नहीं बनती। जैसे देखिए, हम बात करते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। 1 kg का बटखरा, हमारे पास 1 kg का बटखरा होता है। ध्यान करिए, 1 kg का बटखरा होता है। बटखरा मतलब वाट एंड माप, 1 kg का। अब वैसा ही हमने पत्थर तोड़ करके 1 kg का बटखरा बना लिया। आप किसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानोगे? आप एक पत्थर वाले को मानोगे या जो लोहे का है जिसपे आईएसआई मार्का लगा हुआ है? लोहे का है और आईएसआई मार्का लगा हुआ है। किसको आप मानेंगे? आप किसको मानेंगे? छवि इमेज भी बता दीजिए। अच्छा, छवि इमेज, हाँ। आप बताइए किसको मानेंगे? लोहे को। क्यों लोहे को मानेंगे? लोहे को क्यों मानेंगे? लोहे वाले को क्यों मानेंगे? लोहे वाले को क्यों मानेंगे? बोल, ऐसे ही बोलिए। आईएसआई है, हाँ, मार्क्ड है। सही बात है। अब ये मार्क्ड होना, जो ये आईएसआई मार्का होना, ये आईएसआई मार्का होना इतना आसानी से नहीं होता है। उसके बहुत सारे लेयर होते हैं, यानी उसको एक परीक्षा नहीं देनी होगी। उसको एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा यहाँ देनी होगी। सबसे पहले उसको यहाँ परीक्षा देनी होगी, उसके बाद 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 यहाँ परीक्षा देनी होगी। तब जाकर के वो पास होगा, तब जाकर के वो आगे जाएगा। यानी उसको कितने सारे लेयर पार करने पड़ेंगे? ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, तब जाकर के पार होगा। तो इतने सारे लेयर, इतने सारे विशेषज्ञ, इतने सारे टेस्ट, इतने सारे परिणाम, इतनी सारी वैलिडिटी होने के बाद तब जाकर के वो मानक बनता है। तो ऐसे ही भाषा भी है। भाषा के मानक होते हैं। भाषा के मानक होते हैं। जो बोली है, वो बोली इतनी सारी, मैंने कहा 1700 थी, 1700 में से खाली 22 को ही भाषा मानक क्यों मिला? 22 को इसलिए मिला कि 22 जो है इतने सारे स्टैंडर्ड पे खड़ी तुली हुई है। इतनी सारी स्टैंडर्ड पे खड़ी तुली हुई है। 22 भाषाओं के पास शब्दकोश बहुत ज्यादा है। 22 भाषाओं के पास अलग अलग प्रकार के उपन्यास है। 22 भाषाओं के पास अलग अलग प्रकार के जो है गीत है। 22 भाषाओं के पास अलग अलग प्रकार के कवि है। 22 भाषाओं का बहुत पुराना इतिहास है। 22 भाषाएं जो है अपनी उनकी खुद का ग्रामर है, खुद का व्याकरण है। 22 भाषाओं के पास उनका खुद का एसेंस है। 22 भाषाओं का खुद का उनका उच्चारण है। 22 भाषाओं के पास बहुत सारे मानक, जो कि एक मानक भाषा होने के लिए होने चाहिए। मानक भाषा होने के लिए होने चाहिए, इसलिए इस 22 भाषाओं में है। तो 22 भाषाओं में है, तब जाकर के 22 भाषाएं क्या बनी है? स्टैंडर्ड बनी है और मानक बनी है। तो मानक बनने के लिए उसको बहुत सारे लेयर और बहुत सारे मानक, बहुत सारे चीजें उसको पास करना पड़ता है उसको, तब जाकर के क्या बनती है? मानक बनती है। मानक आपके समझ में आ गया होगा। मानक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये 1 किलो का बटखरा कई सारे मानकों के बाद जब उसको आईएसआई का मार्का मिलता है, वैसे ही जो मानक भाषा है उसको भी बहुत सारी चीजों को मिलता है। होप आपको आ गया होगा। अगर आपको आ गया हो तो मुझे एक मैसेज करिए, तो हम आगे चले अगला वाला प्रश्न ले लेते हैं। ओके, चलिए अगला अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले प्रश्न की बात है, किसी ने हमसे पूछा कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में कैसे ले सकते हैं? बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में लेना,
मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, आपने शायद हो सकता है ध्यान न दिया हो। मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था संसाधन के रूप में लेना। मैंने बताया था कि एक क्लास में, एक क्लास है, इस क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। अब ये सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, वे सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। इन अलग अलग प्रकार के बच्चों को हमको पढ़ाना है, सारे बच्चों को। अब यहाँ ये क्या हो गया, बहुभाषी हो गए, बहुभाषी हो गए। अब यहाँ हम कह रहे हैं ये जो ये वाला है इसको कहेंगे हिंदी। अब जो ये हो गया हिंदी, दूसरा जो है ये ब्लैक वाला हो गया, इसको कहेंगे गुजराती। और जो तीसरा वाला हो गया लाल वाला, इसको कहेंगे इंग्लिश, इसको कहेंगे इंग्लिश। अब जो बाकी का जो ब्लू वाला बचा, तो ब्लू वाले को कहेंगे माइएसल यानी साइन, ब्लू वाले को कहेंगे साइन, साइन लैंग्वेज। अब ये चार भाषाएं हैं, चार भाषाओं के हमारे हमारे क्लास में जो है बच्चे हैं, चार भाषाओं के हमारी क्लास में बच्चे हैं। अब चार भाषाओं को हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बच्चों को एक टीचर कह रहा है इनको इतना कैसे पढ़ाएं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनको एक संसाधन के रूप में ले रहे हैं। संसाधन के रूप में कैसे, अब इतने सारे लोग हैं, 1 2 3 4, अब हिंदी जानने वाले बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, अब 5 है, तो हमने क्या किया, हिंदी वाले को ही टर्म दे दिया, भाई मंडे को आकर के तुम्हें बोलना है, तुम्हें समझाना है। हाँ ये मैं समझा दे रहा हूँ, उसको आकर के तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाना है, तुम्हारी मातृभाषा में आके समझाना है। तुम्हारी मातृभाषा में समझाएगा तो क्या करेगा, ये आकर के हिंदी में समझाएगा, हिंदी में समझाएगा, हिंदी में समझाएगा। पहले दिन ये समझाएगा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, मतलब उसी में थोड़े थोड़े लोग करके चारों पांचों लोग आकर के बताएंगे। बताएंगे तो क्या होगा, पहले दिन हिंदी समझ में नहीं आएगी, दूसरे दिन हिंदी समझ में नहीं आएगी, तीसरे दिन हिंदी समझ में नहीं आएगी, बट चौथे दिन से पांचवें दिन से हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। और आने लगेगी तो हिंदी का जहां पे अगर 100% बच्चों को में अगर नहीं आएगा, तो एटलीस्ट जो है बच्चों को 40% हिंदी समझ में आने लगेगी। इन सारे बच्चों को हिंदी समझ में आने लगेगी, इन सारे बच्चों को हिंदी समझ में आने लगेगी 40%, मतलब 1 महीने 2 महीने के बाद सारे बच्चों को आने लगेगी। तो क्या होगा, हमने इसको बैरियर के रूप में ना मान करके, ये भाषाओं को बैरियर नहीं माना, चैलेंज नहीं माना, इनको हमने क्या मान लिया, संसाधन के रूप में मान लिया। भाई आता है, चलो आता है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे जो गुजराती वाले बच्चे थे उनको भी हिंदी आ गई, जो इंग्लिश वाले बच्चे थे उनको भी हिंदी आ गई, जो साइन लैंग्वेज वाले बच्चे थे उनको भी हिंदी आ गई। यही सेम पैटर्न मैंने क्या किया, यही सेम पैटर्न हमने गुजराती के लिए अपनाया, इसी सेम पैटर्न को हमने इंग्लिश के लिए अपनाया, इसी सेम पैटर्न को हमने साइन लैंग्वेज के लिए अपनाया। तो ऐसे ही बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकेट करके, एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकेट करके अन्य सारी भाषाओं को भी सीख ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। तो उनका संज्ञानात्मक का विकास हो रहा है, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, उनका सामाजिक विकास हो रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे बैरियर नहीं बन रहा है, बैरियर ना बन के एक अवसर के रूप में मिल रहा है, एक संसाधन के रूप में मिल रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं छवि। छवि मतलब क्या, छवि मतलब इमेज। अगर आपको अगर आपको आपको कहा गया, आप है साइन लैंग्वेज यूज करने वाले, साइन लैंग्वेज यूज करने वाले हैं। अब साइन लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, आपको अन्य भाषाएं, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, गुजराती नहीं आती है, अभी नहीं आता आपको, खाली आपको यही आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज भी नहीं आता, उसमें भी आपको कुछ नहीं आता, मतलब साइन लैंग्वेज खाली मदर टंग है, मदर टंग में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आया। क्योंकि विकास कैसे होगा व्यक्ति का, जब वो अन्य भाषाओं को सीखेगा, अन्य भाषाओं के बीच में, लोगों के बीच में जाएगा, तब जाकर उसका विकास होगा, उसका संज्ञान का विकास होगा, उसका बुद्धि का विकास होगा, उसका जो है सामाजिक विकास होगा, तब जाकर उसका और एक्सप्लोर होगा। अभी क्या है, वह संकुचित है, ये इतना भरना है, इतने में से खाली इतना ही भरा है, इतना भरना है, इतना भरने में बस अभी इतना ही भरा है। कौन, ये साइन लैंग्वेज वाला, साइन लैंग्वेज वाला इतना ही भरा है। अब अगर इसको इसमें भी, इसको भी इन्वॉल्व कर दिया गया, इसको भी इन्वॉल्व कर दिया गया, इसको भी इन्वॉल्व कर दिया गया, तो बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है अब यहाँ तक बढ़ गया, पढ़ाई लिखाई का स्तर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक बढ़ गया। यानी अब इतना बाकी है, खाली इतना बाकी, वो किसी दूसरे तरीके से कर लेगा। अब संज्ञान का स्तर इन सारे लोगों के मिलने से बढ़ गया। यानी मल्टीलिंगुअल क्या कर रहा है, मल्टीलिंगुअल क्या कर रहा है, अब इसकी पर्सनालिटी को बढ़ा रहा है, इसकी छवि को बढ़ा रहा है, जहां पहले आता ही नहीं था, आता ही नहीं था, आता ही नहीं था। एक छवि इसकी ये थी कि आता ही नहीं था, अब दूसरी छवि क्या हो गई, दूसरी छवि वह बुद्धिमान के रूप में होने लगा, बुद्धिमान बन गया है। तो छवि क्या हो, इसकी दिन पर दिन बढ़ रही है, अच्छी बन रही है। तो छवि को सुधारने में भी, उसकी इमेज को सुधारने में भी ये क्या कर रहा है, यह मदद कर रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा छवि को भी। चलिए आ गया, किसका प्रश्न था ये छवि, छवि वाला प्रश्न किसका था,
है कि चले गए सब लोग? 15 लोग बचे हैं। ओके चलिए, तो आ गया समझ में? तो मुझे एक ऐसे ही माइक ऑन करके बोलिए, और अगर किसी को माइक ऑन करके बोलिए। चलिए, नहीं है तो यहाँ खत्म करते हैं, बाकी का जो लेक्चर है वो हम बाद में लेंगे। चलिए, तो आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, प्रश्न भी आते हैं, प्रश्न आते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे प्रश्न आपके आया करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए, तो कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है? तब तक के लिए ध्यान रखिए सभी लोग अपना, जहां रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।